लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था उन दोनों डीमन किड्स को ढूंढने के लिए एसएटजू अपने डिसेबल्स के साथ डीप स्पेस से होते हुए फिफ्थ रियलम की तरफ आगे बढ़ रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से एक नाइटमेयर बीस्ट वहां पे एसएटजू के पास आकर उनसे मदद मांगते हुए कहता है कि कुछ अजीब से दिखने वाले डीमन किड्स ने हमारी पूरी रेस के ऊपर हमला कर दिया है और वो हम लोगों को बहुत ही बुरी तरह से तड़पा के मार रहे हैं। पर अभी वो वहाँ पे सब कुछ बता ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो दोनों डीमन किड्स वहाँ पे एसएटजू के पास भी पहुंच जाते हैं, पर उन दोनों ने खुद को वहाँ पे छुपा रखा था और वो दोनों मिलकर वहाँ पे एसएटजू को अपने साथ खेलने के लिए चैलेंज कर रहे थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि एसएटजू वहाँ पे दोनों को पकड़कर अपने सामने लाके पटक देते हैं, जो देखकर वो दोनों ही वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो जल्दी से वहाँ पे गेट ऑफ वार्डरोब्स को डिस्ट्रॉय करते हुए फिफ्थ रियलम के अंदर भाग जाते हैं, जिसके चलते वहाँ पे दो गार्डियंस आकर एसएटजू के डिसेबल्स के ऊपर हमला कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद उस गेट को एसएटजू और उनके डिसेबल्स ने तोड़ा है। लेकिन हमने देखा था कि फैंग ने अकेले ही मिलकर वहाँ पे उन दोनों गार्डियंस को बहुत ही बुरी तरह से हरा दिया था, जबकि एसएटजू वहाँ पे अपने यूनिवर्सल लॉ पावर का इस्तेमाल करते हुए गेट ऑफ वार्डरोब्स को भी दोबारा से रिपेयर कर देते हैं, जिसके चलते वो दोनों गार्डियंस ना सिर्फ वहाँ पे एसएटजू के सामने झुक गए थे, बल्कि उसी के साथ साथ वो अपने सारे ड्रेस भी एसएटजू के हवाले करते हुए उनसे कहते हैं कि प्लीज आप हमारे फिफ्थ रियलम के अंदर चलकर हमारे फिफ्थ रियलम को बचा लीजिए, आपके वहाँ पे रहने और खाने पीने का जो भी खर्च होगा उसे हम लोग उठाएंगे। उन लोगों की बात मानकर एसएटजू भी अपने डिसेबल्स के साथ फिफ्थ रियलम के अंदर चले गए थे, जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को फिफ्थ रियलम के डिमोनिक पाथ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसएटजू और उनके डिसेबल्स जैसे आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे काफी सारे डिमोनिक क्रिएचर्स आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं, जो देखकर एसएटजू के सभी डिसेबल्स मिलकर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उन सभी डिमन क्रिएचर्स का मुकाबला करने लगे थे। जहाँ पे जैसे एक वुल्फ आगे बढ़ते हुए उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो फैंग अपने स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उसे वहीं पे खत्म कर देता है, जबकि हम देखते हैं कि जिया वहाँ पे अपनी पॉइजनस पावर का इस्तेमाल करते हुए उन डीमंस का मुकाबला कर रही थी और उन डीमंस के मरने की वजह से पीछे की तरफ उनकी जो कोर्स कर रही थी मैं चूचू आगे बढ़ते हुए उन्हें इकट्ठा करती जा रही थी और साथ ही साथ वो वहाँ पे खुश होते हुए कह रही थी, मुझे नहीं पता था कि हम लोग फिफ्थ रियलम में आते साथ ही इतने ज्यादा अमीर हो जाने वाले हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि फैंग और बाकी सभी लोग मिलकर वहाँ पे उन डीमंस का मुकाबला करते हुए उन्हें खत्म करते जा रहे थे, जबकि मैं चूचू वहाँ पे मौजूद सारे ट्रेस को इकट्ठा करती जा रही थी। जबकि हम देखते हैं कि एसएटजू को तो वहाँ पे किसी से कोई मतलब ही नहीं था, वो तो चुपचाप आगे बढ़ते जा रहे थे और जैसे जैसे एसएटजू वहाँ पे आगे बढ़ रहे थे फैंग वहाँ पे उनके लिए रास्ता साफ करता जा रहा था और इस समय उन लोगों का साथ वो दोनों गार्डियंस भी दे रहे थे। वो दोनों भी मिलकर वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ उन डीमंस का मुकाबला कर रहे थे। इस दौरान हम देखते हैं कि अचानक से एक पाइथन स्नेक बीस्ट आगे बढ़ते हुए रेड गार्डियन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे रोकने के लिए वो गार्डियन भी वहाँ पे अपने स्पेयर को आगे काट चुका था, लेकिन वो पाइथन डिमोनिक स्नेक बीस्ट वहाँ पे इतना ज्यादा खतरनाक था कि हम देखते हैं कि गार्डियन के लिए उसे संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। इसलिए वो वहाँ पे चिल्लाते हुए एसएटजू से कहता है, सस्टर हम इन सभी को एक साथ खत्म नहीं कर सकते, तर होगा हम लोग कोई अच्छी सी जगह देखकर वहाँ पे जाके छुप जाएं। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो पाइथन डिमोनिक बीस्ट अपनी टेल का इस्तेमाल करते हुए पीछे से उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे आगे बढ़ते भी उसकी मदद करने के लिए पहुंच चुका था। वो अपने स्पेयर से वहाँ पे एक्सप्लोजन व्हील टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसने एक पाइथन बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे पीछे की तरफ धकेल देता है और साथ ही साथ वो वहाँ पे चिल्लाते हुए उन दोनों गार्डियन से कहता है, छुपने का क्या फायदा होगा, ये डीमन क्रिएचर्स हमें वहाँ पे भी आके ढूंढ लेंगे और वैसे भी अभी तक मैंने इस फाइट का पूरी तरह से मजा नहीं उठाया, मैं अभी थोड़ी और देर इनके साथ फाइट करना चाहता हूँ। और ये कहकर तो फैंग वहाँ पे और भी ज्यादा तेजी के साथ उन सभी डीमन क्रिएचर्स को खत्म करना शुरू कर देता है। उसके रास्ते में वहाँ पे जो कोई भी डीमन क्रिएचर आ रहा था फैंग अपनी एक ही स्ट्राइक के साथ उन्हें खत्म करता जा रहा था, जो देखकर उस पाइथन स्नेक बीस्ट को वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और क्योंकि उसके दो साथ थे तो इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दोनों तरफ से फैंग के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन फैंग वहाँ पे उसके अटैक को डॉज करते हुए ऊपर हवा में जंप लगा देता है और साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो ऊपर से अपनी स्पेयर का इस्तेमाल करते हुए उस पाइथन स्नेक बीस्ट के ऊपर हमला करते हुए एक ही बार में उसके दोनों मुंह को ठिकाने लगा चुका था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट भी हो गया था और उसके बाद अचानक से वहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है और जैसे वहाँ पे सब कुछ शांत हो जाता है तो फैंग अपने स्पेयर को वापस बुला चुका था, जबकि वो दोनों गार्डियंस वहाँ पे एक दूसरे को देखकर हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये डिमोनिक क्रिएचर्स अचानक से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गए, क्योंकि पिछली बार जब हमारा इनके साथ सामना हुआ था तो तब तो ये इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थे। उन दोनों गार्डियंस की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे पीछे पलटते हुए कहता है, हो सकता है कि ये सब कुछ उन दोनों डीमन किड्स की वजह से हो रहा हो, पर तुम दोनों चिंता मत करो, आज की इस मुसीबत को तो मैंने पूरी तरह से खत्म कर दिया है और मैं आगे भी तुम्हारी मदद करूंगा, मैं आने वाली इस तबाही को जड़ से मिटा दूंगा। पर अभी फैंग वहाँ पे उस गार्डियन को तसल्ली देते हुए सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि वो दोनों गार्डियंस अचानक से बहुत ही बुरी तरह से घबराना शुरू कर देते हैं और एक गार्डियन वहाँ पे घबराते हुए फैंग से कहता है, पीछे देखो। जब फैंग वहाँ पे पलटकर पीछे की तरफ देखता है तो वो पाइथन डिमोनिक बीस्ट दोबारा से जिंदा हो चुका था और दोबारा जिंदा होने की वजह से हम देखते हैं कि उसकी पावर पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी थी, लेकिन वो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए फैंग के ऊपर अटैक कर पाता। दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि जिया वहाँ पे अपनी बटरफ्लाई जेट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस पाइथन डिमोनिक बीस्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। जबकि हम देखते हैं कि जिया वहाँ पे फैंग के पास आकर उसे डांटते हुए कहती है, बेवकूफ कहीं
जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे सही समय पे ना आई होती तो वो पाइथन डेमोनिक बीस्ट अब तक तुम्हें खा चुका होता। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है फाइट के दौरान केयरलेस मत हुआ करो। इस दौरान हम देखते हैं कि पीछे की तरफ मौजूद एसएटजू वहाँ पे एक दांत को उठाकर बहुत ही गौर से देख रहे थे। जबकि जिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग उसे जवाब देते हुए कहता है, मैंने तो इस फाइट को पूरी तरह से खत्म कर दिया था, मुझे क्या पता था कि ये पाइथन डेमोनिक बीस्ट मरने के बाद भी दोबारा जिंदा हो सकता है। इस दौरान हम देखते हैं कि मैं चूचू जो के लगातार वहाँ पे मौजूद सभी ट्रेस को इकट्ठा कर रही थी। वो फैंग की ये बात सुनकर उसे जवाब देते हुए कहती है, ऑफ कोर्स ये तुम्हारी गलती नहीं है, बल्कि ये सारी गलती तो यहाँ पे पहली इस मिस्ट की है जो कि उन सभी डेमोनिक बीस्ट को खत्म होने के बाद दोबारा से जिंदा किए जा रही है। तो अगर तुम दोनों यहाँ पे इन डेमोनिक बीस्ट को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हो तो उससे पहले तुम दोनों को यहाँ पे मिलकर उन दोनों शरारती बच्चों को ढूंढना होगा, क्योंकि ये सारा कारनामा उन्हीं का सरंजाम दिया हुआ है। मिस चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे जिया के सामने फ्लेक्स करते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी जाकर उन दोनों बच्चों को ढूंढ कर लाता हूँ और उसके बाद उन दोनों को खत्म भी कर दूंगा। लेकिन अभी फैंग वहाँ पे सब कुछ कह ही रहा था कि तभी उसे वहाँ पे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि घबराते हुए कह रहा था, बचाओ मुझे, वरना वो डीमन किड्स मुझे मार डालेंगे। उस आवाज को सुनकर हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे एक बार फिर से जिया के सामने फ्लेक्स करते हुए कहता है, अरे वाह क्या टाइमिंग है इस बंदे की। और ये कहकर फैंग वहाँ पे भागते हुए उस पर्सन के पास चला जाता है और जल्दी से उसे सवाल करते हुए पूछता है, कहाँ है वो डीमन किड्स। वो दो लोग थे और वो दोनों ही वहाँ पे पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, वो लोग वहाँ से आ रहे हैं। और ये कहकर वो दोनों घबराते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। जबकि हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे दोनों डीमन किड्स के बारे में पता लगाने के लिए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से आगे बढ़ गया था। वो दोनों बंदे सीधे एसेटजू के पास जाकर उनके सामने अपना सर झुकाकर वहाँ पे रोते हुए कहते हैं, एंसेस्टर प्लीज हमें बचा लीजिए, हम मदद नहीं चाहते। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि जैसे वहाँ पे उनकी बताई हुई जगह पे पहुंचता है तो उसे वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वहीं उन दोनों बंदों की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अचानक से एसेटजू अपनी डिवाइन सुप्रीम ऑरा को रिलीज करते हुए कोर्ट रूम में उन दोनों से कहते हैं, तुम दोनों को क्या लगा था कि अगर तुम दोनों अपना भेष बदल कर मेरे सामने आओगे तो मैं तुम दोनों को पहचान नहीं पाऊंगा। एसेटजू कैसे कहते हैं हम देखते हैं कि जैसे उनका डिवाइन सुप्रीम ऑरा उन दोनों के साथ जाके टकराता है तो वो दोनों डीमन किड्स अपनी ट्रू फॉर्म में आ जाते हैं। तो देखकर वो दोनों डीमन किड्स बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाते हैं। जबकि एसेटजू उन दोनों को देखते हुए कोर्ट रूम में उनसे कहते हैं, तुम दोनों के पास 6 और चांसेस बचे हुए हैं। एसेटजू कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि वो दोनों डीमन किड्स वहाँ पे इतना ज्यादा घबरा जाते हैं कि वो दोनों तुरंत ही वहाँ से भाग गए थे और वो दोनों भागते हुए एक अजीब से मेंशन के अंदर जाके गिरे थे। और क्योंकि उन दोनों का एक चांस खत्म हो गया था तो उसकी वजह से हम देखते हैं कि उनकी पूरी बॉडीज में क्रैक्स आ चुके थे, जिन्हें भरने के लिए मिंग तो वहाँ पे अपने पास से पिल्स वाली एक शीशे की बोतल बाहर निकालकर उन्हें खाना शुरू कर देती है। जबकि चैंग वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा था, ये बहुत ज्यादा अनोइंग है, मैं तो लगा था कि हम ब्रदर ज़ुयांग के साथ लुका छुपी खेलेंगे, जब ब्रदर ज़ुयांग तो हर बार हमें ढूंढ निकालते हैं, आखिर ये ब्रदर ज़ुयांग इतने ज्यादा कूल क्यों है। चैंग वहाँ पे एसेटजू से बहुत ज्यादा गुस्सा था पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि वो लगातार वहाँ पे एसेटजू की तारीफें किए जा रहा था। साथ ही साथ वो वहाँ पे अपना पाँव नीचे पटकते हुए कह रहा था, ऊपर से उन्होंने हमें 6 और मौके भी दे दिए, आखिर वो खुद को समझते क्या है। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मैंग वहाँ पे इसकी बातों के ऊपर ध्यान न देते हुए खुद को हील करने की कोशिश कर रही थी और धीरे धीरे उन पिल्स का असर वहाँ पे उसके ऊपर दिखाई भी दे रहा था। और खुद को हील करने के बाद वो अचानक से वहाँ पे अपने डिवाइन वेपन को उठाकर हैरान होते हुए कहती है, हम लोगों ने खुद को छुपाने के लिए पैरामोडल एनर्जी का इस्तेमाल किया था और उसके बावजूद भी ब्रदर ज़ुयांग ने हमें ढूंढ निकाला। इवन ये काम तो हमारे मास्टर भी नहीं कर सकते, जिसका मतलब है कि ब्रदर ज़ुयांग हमारे मास्टर से भी ज्यादा पावरफुल है और अब तो उनके साथ खेलते हुए और भी ज्यादा मजा आने वाला है। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि मिंग के फेस के ऊपर एक इवल स्माइल आ जाती है। लेकिन चैंग क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहा था वो अपनी बहन की ये बात सुनकर उसे जवाब देते हुए कहता है, और मुझे तो लगता है कि अब हम लोगों को ब्रदर ज़ुयांग का मुकाबला करने के लिए और भी ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। और ये कहकर अचानक से वो भी वहाँ पे इवल स्माइल करते हुए कहता है, और सच कहूँ तो इस सब में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोग एसेटजू को देखते हैं जहाँ पे उनके डिसेबल्स वहाँ पे मौजूद सारी इन्फॉर्मेशन को लेने के बाद वापस एसेटजू के पास आ चुके थे। और मिस चूचू वहाँ पे आते साथ ही आगे बढ़कर एसेटजू को बताती है, सर मैंने यहाँ पे चारों तरफ छानबीन की है लेकिन मुझे उन दोनों के ओरा के बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया। मुझे लगता है कि वो दोनों यहाँ पे अपने ओरा को छुपाने के लिए किसी डिवाइन आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और अभी मैं चूचू वहाँ पे सब कुछ कह ही रही थी कि तभी पीछे की तरफ हम देखते हैं कि कुछ लोग भागते हुए वहाँ पे एसेटजू के पास आते हुए कह रहे थे, एंसेस्टर प्लीज हम लोगों को बचा लीजिए, वो डीमंस दोबारा से यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन हम देखते हैं कि एसेटजू वहाँ पे उनकी बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते और जब वो लोग वहाँ पे पलटकर पीछे की तरफ देखते हैं तो कुछ लोग वहाँ पे चिल्लाते हुए उनसे कहते हैं, क्या तुम लोग पागल हो गए हो, हमने कहा ना कि डीमंस यहाँ पे आ रहे हैं, जल्दी से भागो यहाँ से। उन लोगों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि बर्निक्रो वहाँ पे अपना दिमाग चलाते हुए कहता है, क्या ये एक बार फिर से उन्हीं दोनों डीमन किड्स का काम है। पर अभी बर्निक्रो वहाँ पे ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एक डिमोनिक वुल्फ आगे बढ़ते हुए जैसे एक मोटल के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो लिंग हु अपने वेपन का इस्तेमाल करते हुए उस वुल्फ के ऊपर मल्टीपल अटैक्स करते हुए उसे वहीं पे खत्म कर देता है। उसे खत्म करने के बाद जैसे लिंग हु अपने वेपन को वापस बुलाता है तो वो वहाँ पे थोड़ा सीरियस होते हुए कहता है, मुझे तो नहीं लगता कि ये उन डीमन किड्स का काम है। अभी लिंग हु का इतना कहना ही था कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे और भी काफी सारे डीमन क्रीचर्स आना शुरू हो जाते हैं जो कि लगातार आगे बढ़ते हुए सभी मॉडल्स को खत्म करते जा रहे थे। उनके रास्ते में जो कोई भी आ रहा था वो उसे वहाँ पे खत्म करते जा रहे थे। जो देखकर मिस निंग ऊपर हवा में उड़कर अपनी 10
10,000 बुलिज्म टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर देती है, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि हम देखते हैं कि मिसनिंग यू के से की अटैक में काफी सारे डीमन क्रिएचर्स मारे जाते हैं और इस तरह मिसनिंग यू वहाँ पे एक ही बार में काफी सारे मोटर्स को बचा लेती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो सभी मोटर्स बहुत ही तेजी के साथ अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागते जा रहे थे। हालांकि मिसनिंग यू और बर्नी क्रो दोनों मिलकर एक एक पर्सन को चेक कर रहे थे, पर उन लोगों को अभी तक वहाँ पे उन लोगों में वो डीमन किड्स नहीं मिल पाए थे, जो देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, मुझे तो लगता है कि ये आम इंसान है। तभी इस दौरान हम देखते हैं कि एक पर्सन एक बॉक्स उठाए हुए उनके पास से गुजरता है और उसे भी वो लोग नहीं पहचान पाते। इसलिए हम देखते हैं कि बर्नी क्रो की ये बात सुनकर मिसनिंग यू उसे जवाब देते हुए कहती है, छोड़ो उन डीमन किड्स को, सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे इन आम मोटर्स को बचाना होगा, जो कि हमारा पहला फर्ज है। एसएटजू के डिसेबल्स को वहाँ पे उन दोनों के ऊपर ध्यान ना देते हुए देखकर वो दोनों डीमन किड्स वहाँ पे एसएटजू के डिसेबल्स का मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, ब्रदर जुयांग के डिसेबल्स तो बहुत ही ज्यादा बेकार है, अभी अभी हम उनके पास से गुजरे हैं और फिर भी वो लोग हम लोगों को नहीं पहचान पाए। इस बात तो पक्का हमारी ही जीत होने वाली है। लेकिन उन लोगों की ये सारी बातें एसएटजू साफ साफ सुन पा रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि अचानक से एसएटजू अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक डिवाइन वॉल क्रिएट कर देते हैं, जिसके चलते उन सभी लोगों का रास्ता वहाँ पे रुक गया था, जो देखकर वो सभी लोग वहाँ पे घबराते हुए एसएटजू की तरफ देखने लगे थे। और इस दौरान बाकी के डेमोनिक क्रिएचर्स उन लोगों को खत्म करने के लिए बहुत ही तेजी के साथ उनकी तरफ भागकर जाने लगे थे, जो देखकर सभी मोटर्स वहाँ पे चिल्लाकर एसएटजू से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, आप क्या करना चाहते हो? क्या आप हमें मरवाना चाहते हो? प्लीज हमें जाने दो, हम लोग यहाँ पे नहीं मरना चाहते। लेकिन हम देखते हैं कि एसएटजू तो वहाँ पे लोगों की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। एसएटजू का सारा ध्यान तो उस बॉक्स के ऊपर ही लगा हुआ था और जैसे उस बॉक्स वाले पर्सन को इस बात का एहसास होता है तो वो अपनी बॉक्स को उठाकर सीधा एसएटजू के सामने पेश करते हुए कहता है, सर अगर आप चाहें तो मैं आपको ये सारे पैसे दे सकता हूँ, पर प्लीज हम लोगों को यहाँ से जाने दीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि एसएटजू वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, वो तो बस वहाँ पे कोल्ड टून में इतना ही कहते हैं, अब बस बहुत हो गया, बाहर आ जाओ। एसएटजू कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि वो दोनों डीमन किड्स उड़ते हुए एसएटजू के सामने आ गए हैं और एक बार फिर से पकड़े जाने की वजह से वो दोनों वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। जबकि बर्नी क्रो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ओ तो तुम लोग यहाँ पे छुपे हुए थे, सच कहूँ तो वाकई में तुम लोगों ने छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह ढूंढी थी और ऐसी घटिया ट्रिक्स का इस्तेमाल करते हुए तुम लोग भले ही हम लोगों को बेवकूफ बना लो, पर तुम लोग हमारे बॉस को कभी भी बेवकूफ नहीं बना पाओगे। तुम लोग यहाँ पे एक रेत के जरिए के अंदर क्यों न छुप जाओ, एसएटजू फिर भी तुम लोगों को बाहर निकाल फेंकेंगे। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों ही डीमन किड्स वहाँ पे घबरा कर पीछे हटते हुए कहते हैं, हमने तो खुद को बहुत अच्छी तरह से छुपाया था, तो फिर आपने हमें कैसे ढूंढ निकाला? लेकिन हम देखते हैं कि एसएटजू वहाँ पे उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देते। वो वहाँ पे कॉल टून में उन दोनों से कहते हैं, अब तुम लोगों के पास 5 चांसेस बाकी बचे हैं। एसएटजू कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि वो दोनों डीमन किड्स वहाँ पे इतनी बुरी तरह से घबरा जाते हैं कि वो जल्दी से वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे थे। लेकिन एसएटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को वहाँ पे एक बार फिर से खत्म कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो दोनों टेलीपोर्ट होते हुए वापस से उसी मंजिल के अंदर जा गिरे थे। और इस बात तो वो दोनों इतनी बुरी तरह से घायल हो चुके थे कि उन दोनों की बॉडीज में आग लग चुकी थी और उस आग को बुझाने के लिए वो दोनों नीचे जमीन पे इधर उधर लेटने लगे थे। और जब उन दोनों की आग वहाँ पे बुझ जाती है तो चैंग वहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा था। लेकिन हम देखते हैं कि मैं उसे वहाँ पे तसल्ली देते हुए कहती है, मेरे भाई तुम चिंता मत करो, अभी भी हमारे पास 5 चांसेस बाकी हैं, मुझे पक्का यकीन है ये गेम हम ही जीतेंगे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोग एसएटजू और उनके डिसेबल्स को देखते हैं जो कि 5th रियलम में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। वो दोनों डीमन किड्स एसएटजू के साथ खेलने के लिए एक बार फिर से वहाँ पे पहुंच चुके थे और बहुत ही छुपते छुपाते हुए वो लोग मिलकर वहाँ पे एसएटजू के ऊपर नजर भी रख रहे थे। इवन मिंग तो वहाँ पे अपने भाई चेंग से कह रही थी, चेंग सुधान रहना, रसी मूवमेंट और ब्रदर जुयांग को हमारे बारे में पता चल जाएगा, वो लोग धीरे धीरे हमारे और भी ज्यादा क्लोज आते जा रहे हैं, बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। मिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि चेंग भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। जबकि नीचे की तरफ हम देखते हैं कि एसएटजू और उनके डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही सुधानी के साथ आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि वो डीमन किड्स कभी भी कहीं से भी आ सकते हैं। जो देखकर वो दोनों वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं, बस थोड़ा सा और फिर ये लोग हमारे कंट्रोल में होंगे। और मैं तो वहाँ पे एसएटजू के सभी डिसेबल्स को देखकर इवल स्माइल करते हुए कह रही थी, मैं तो एक ही बार में इन सभी को डिवोर कर लेने वाली हूँ। मैं कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि फैंग को अचानक से वहाँ पे कुछ अजीब सा एहसास होने लगता है, लेकिन जब वो पलट कर पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पे कोई भी नहीं था। इसलिए हम देखते हैं कि फैंग भी वहाँ पे इस बात को इग्नोर करते हुए चुपचाप आगे बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही वो थोड़ा और आगे बढ़ता है तो उसे वहाँ पे एक बार फिर से वो अजीब सी फीलिंग आने लगती है। इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज होकर जिया की तरफ देखते हुए कहता है, न जाने मुझे यहाँ पे ऐसा क्यों फील हो रहा है कि कोई यहाँ पे हमारे ऊपर नजर रख रहा है। और एसएटजू जो कि वहाँ पे इस बात को पहले से ही जानते थे, अचानक से वो वहाँ पे एक जगह पे आके रुक जाते हैं और वो सामने लगे हुए लालटेन को गौर से देखते हुए कहते हैं, ये लालटेन कितना ज्यादा अच्छा है। एसएटजू के ऐसा कहते हैं हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे आगे बढ़कर उस लालटेन को खाना शुरू कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि उस लालटेन के अंदर से अजीब सौरा निकलने लगा था। और तभी वहाँ पे चेंग की आवाज सुनाई देती है, जो कि वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा था, नहीं नहीं ऐसा मत करो, तुम तो मेरी आंखें बाहर निकाल लोगे। उस आवाज को सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे घबराते हुए पीछे हट जाता है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो पूरा एरिया जोर से हिलने लगा था और देखते ही देखते वहाँ पे लालटेन के अंदर एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है और वो दोनों डीमन किड्स उड़ते हुए दोबारा से वहाँ पे एसएटजू के सामने आ गए हैं।
हैं और ऐसा तजू को वहाँ पे एक बार फिर से अपने सामने देखकर वो दोनों वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाते हैं और मिंग तो वहाँ पे ऐसा तजू को हाय बोलते हुए कहती है, ब्रदर जू यंग क्या इत्तेफाक है, आज तो हमारी बार बार मुलाकात हो रही है। लेकिन जैसा कि वो लोग वहाँ पे कुछ भी कह पाते उससे पहले हम देखते हैं कि ऐसा तजू वहाँ पे एक बार फिर से अपनी कॉस्मिक एनर्जी का इस्तेमाल करके उन दोनों को वहाँ पे खत्म करते हुए कोल्ड टून में कहते हैं, अब तुम लोगों के पास 4 चांसेस बाकी बचे हैं। और उन्हें खत्म करने के बाद हम देखते हैं कि ऐसा तजू अपने डिसेबल्स को लेकर वहाँ से एक बार फिर से आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते हुए वो वहाँ पे एक बार फिर से उन दोनों डीमन किड्स को ढूंढ निकालते हैं और उन्हें खत्म करते हुए कहते हैं, अब तुम लोगों के पास 3 चांसेस बाकी बचे हैं। और ये कहकर ऐसा तजू अपने डिसेबल्स के साथ दोबारा आगे बढ़ जाते हैं और दोबारा से वो वहाँ पे वो दोनों डीमन किड्स को ढूंढ कर निकालते हुए कहते हैं, अब तुम लोगों के पास 2 चांसेस बाकी बचे हैं। और आगे बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं कि ऐसा तजू पीछे मौजूद उन दोनों को वहाँ पे एक बार फिर से खत्म करते हुए कार्टून में कहते हैं, अब तुम लोगों के पास सिर्फ 1 चांस ही बाकी बचा है। और इस बात में ऐसा तजू ने वहाँ पे दोनों को बहुत ही बुरी तरह से खत्म किया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे फायर वर्क होना शुरू हो गया था। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को ग्रैंड मास्टर वाले रेजिडेंस के आउटसाइड का सीन दिखाया जाता है। फिर वो दोनों डीमन किड्स बहुत ही बुरी हालत में लेटे हुए थे, जहाँ पे हम देखते हैं कि जंग बहुत ही ज्यादा घबराए हुए और परेशान लग रहा था। वो वहाँ पे घबरा कर अपनी जगह पे बैठते हुए अपनी सिस्टर से कहता है, सिस्टर ब्रदर जू यंग तो बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग है। ब्रदर जू यंग तो हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल निकले, लेकिन मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, वो तो इतने ज्यादा पावरफुल है और अगर वो चाहते तो अब तक न जाने हमें कब का खत्म कर चुके होते, लेकिन उसके बावजूद भी वो हमारे साथ ये गेम क्यों खेल रहे हैं। आखिर वो हमसे चाहते क्या है। बार बार इस तरह से मरने की वजह से हमें बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। जंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मैंग भी वहाँ पे खून की उल्टी करते हुए अपनी जगह पे उठ बैठती है और उठते साथ ही वहाँ पे सीरियस होते हुए कहती है, वो जो कुछ भी चाहता है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, पर अब हम लोगों को पूरी तरह से सीरियस होना पड़ेगा क्योंकि अब हमारे पास सिर्फ 1 ही चांस बाकी बचा है। मैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा चंग वहाँ पे घबराते हुए कहता है, नहीं सिस्टर मुझे तो डर लग रहा है, मैं ये गेम और ज्यादा नहीं खेलना चाहता। ब्रदर जू यंग बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्यों ना हम लोग मास्टर को ढूंढकर वापस अपने घर चले जाएं। बेचारे चैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मैंग वहाँ पे उससे कहती है, नहीं हमारा मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ और बिना अपने मिशन को पूरा किए हम लोग वापस अपने घर नहीं जा सकते। और अभी वो लोग वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उन लोगों को वहाँ पे किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पे अपने लोगों को डांटते हुए कह रहा था, तुम सभी लोग कचरे के बराबर हो। कहकर वो पर्सन अपने लोगों को वहाँ से बाहर की तरफ फेंकते हुए कहता है, जितना जल्दी हो सके उन डीमन हंटर्स को जाकर ढूंढो, क्योंकि अगर इस बार मास्टर को कुछ भी होता है तो हम लोग तुम्हें बाहर निकाल फेंकेंगे। ये सब कुछ वो दोनों बहन भाई बहुत ही गौर से देख रहे थे, जो देखकर अचानक से चैंग वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, सिस्टर मेरे पास एक बहुत अच्छा रास्ता है, एक ऐसा रास्ता जिसमें अगर हम लोग कामयाब हो जाते हैं तो ब्रदर जू यंग हमें कभी भी नहीं ढूंढ पाएगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग दोबारा से ऐसा तजू और उनके डिसेबल्स को देखते हैं, जो कि अभी तक भी वहाँ पे 50 एलएम के अंदर ही आगे बढ़ते जा रहे थे। इस दौरान हम लोग वहाँ पे कुछ अजीब से पेपर्स को देखते हैं, जो कि सीधा वहाँ पे ऐसा तजू के सामने आ कहते हैं, लेकिन ऐसा तजू वहाँ पे इस बात को इग्नोर करते हुए उस पेपर के ऊपर पाँव रख के चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं। तभी फेंग वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, उन शरारती बच्चों ने तो हमारे साथ गेम खेल खेल के हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रखा है, न जाने ये गेम कब खत्म होगा। और ये कहकर फेंग वहाँ पे आगे बढ़कर ऐसा तजू से सवाल करते हुए पूछता है, मास्टर प्लीज मुझे भी बताइए, आखिर आप इतना जल्दी उन दोनों को कैसे ढूंढ निकालते हैं, क्या आप मुझे भी अपनी ये खास टेक्निक सिखाओगे। लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा तजू उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते और वो चुपचाप वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिसनिंग यू बेचारे फेंग को जवाब देते हुए कहती है, अपनी आंखें खोली रखो और चारों तरफ हर चीज को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व करो। मिसनिंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा फेंग वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए कहता है, आखिर इस बात का मतलब क्या है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आया। खैर इसी तरह से वो लोग वहाँ पे आपस में बातें करते करते ग्रैंड मास्टर के रेजिडेंस के पास पहुंच जाते हैं। और जैसे वो लोग वहाँ पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे खड़ा हुआ एक पर्सन चिल्लाते हुए उन लोगों से कहता है, दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई जॉब है और ना ही तुम लोगों को यहाँ पे कोई खाना मिलने वाला है। उस पर्सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिसनिंग यू उसे जवाब देते हुए कहती है, हमारे ऐसा तो यहाँ पे डीमंस को पकड़ने के लिए आए हैं। मिसनिंग यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो पर्सन वहाँ पे ऐसा तजू को बहुत ही गौर से देखता है और काफी देर तक देखने के बाद अचानक से वो वहाँ पे ऐसा तजू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो अब उन डीमंस को एक ही रिफाइनिंग स्टेक का कल्टीवेटर पकड़ेगा, क्या मजाक है। वो डीमंस तो इसे कच्चा चबा जाएंगे, बेहतर होगा कि तुम लोग दफा हो जाओ यहाँ से, हम लोगों को फालतू में यहाँ पे परेशान मत करो। उस पर्सन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ऐसा तजू अचानक से वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को रिलीज करते हुए नीचे जमीन पे पाँव दे मारते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि ऐसा तजू का डिवाइन सुप्रीम ऑरा पूरी की पूरी 50 एलएम के अंदर फैल गया था। और जैसे जैसे उनका ऑरा वहाँ पे जिस जगह से गुजर रहा था वहाँ पे मौजूद सारे डीमन क्रिएचर्स खत्म होते जा रहे थे। और ऐसा तजू की ऐसी कमाल की पावर को देखकर उस पर्सन को तो वहाँ पे अपने को यकीन ही नहीं हो पा रहा था। ऊपर से जैसे उसे वहाँ पे ये याद आता है कि उसने थोड़ी देर पहले ऐसा तजू के साथ किस लहजे में बात की थी, तो वो वहाँ पे इतना घबरा जाता है कि वो डर के मारे पीछे जा गिरा था, क्योंकि वो वहाँ पे ये बात अच्छी तरह से समझ चुका था कि अगर ये इंसान सिर्फ अपना पाँव पटकते हुए पूरे शहर के डीमन क्रिएचर्स को खत्म कर सकता है तो उसे तो वो वहाँ पे एक चूंटी की तरह मसल देगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर की वाइफ लियांग यूशिंग निकल कर बाहर आती है, जो कि आते साथ ही वहाँ पे अपने सर्वेंट को डांटते हुए कहती है, ये तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से इस ग्रेट मास्टर को हमारे रेजिडेंस के अंदर इनवाइट करो। ग्रैंड मास्टर की वाइफ को देखकर हम देखते हैं कि अचानक से ऐसा तजू वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं और उनके फेस के ऊपर
आई हुई कोल्डनेस और भी ज्यादा बढ़ गई थी। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोट की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एसएटजू उन दोनों डीमन किड्स का पीछा करते हुए 50 एलएम के अंदर आ चुके थे। पर 50 एलएम के अंदर तो ऑलरेडी डीमंस का राज था, जो कि वहाँ के आम इंसानों के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे खत्म करते जा रहे थे। ऊपर से वहाँ पे एक अजीब सी बहुत ही खतरनाक लेवल की स्मोक फैली हुई थी, जो कि उन डीमंस के मरने के बाद न सिर्फ उनको दोबारा जिंदा कर देती थी, बल्कि उसी के साथ साथ उनको और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देती थी, जिसके चलते अब 50 एलएम के सोल्जर्स भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। लेकिन एसएटजू के डिसेबल्स वहाँ पे बहुत ही बहादुरी के साथ उनका मुकाबला करते हुए उन्हें खत्म करते जा रहे थे और साथ ही साथ एसएटजू के लिए आगे का रास्ता भी साफ करते जा रहे थे। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि वो डीमन किड्स जो कि एसएटजू के साथ लुका छुपी का गेम खेल रहे थे। एसएटजू ने उन दोनों को साथ साथ चांसेस दे रखे थे। वो दोनों मिलकर हर बार किसी न किसी तरीके से एसएटजू को चकमा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन एसएटजू उन्हें हर बार पकड़ते हुए खत्म कर देते थे। और इस तरह देखते ही देखते उनके 6 के 6 चांसेस खत्म हो जाते हैं। अब बस उनके पास सिर्फ एक ही चांस बाकी बचा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो दोनों बहन भाई बहुत ही बुरी तरह से घबरा गए थे। लेकिन आखिर में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल की प्लानिंग करते हैं। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि एसएटजू अपने डिसेबल्स के साथ आगे बढ़ते हुए ग्रैंड मास्टर की रेजिडेंस के पास पहुंच जाते हैं, जहां पे ग्रैंड मास्टर की वाइफ उन सभी लोगों को अपने रेजिडेंस के अंदर इनवाइट करती है। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को ग्रैंड मास्टर की रेजिडेंस का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंड मास्टर की वाइफ एसएटजू और उनके सभी डिसेबल्स को अंदर की तरफ ले जा रही थी और साथ ही साथ उन्हें अपने हस्बैंड की सिचुएशन के बारे में बताते हुए कह रही थी, आज से लगभग कुछ समय पहले मेरे हस्बैंड और डीमंस के बारे में पता करने के लिए गए थे, लेकिन जब वो वापस लौटे तो उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और मैं चाहकर भी उन्हें ठीक नहीं कर पा रही थी। इसलिए मैंने 50 एलएम के सभी बड़े बड़े डीमन हंटिंग मास्टर्स को अपने यहाँ इनवाइट किया। वो सभी लोग मिलकर भी मेरे हस्बैंड को ठीक नहीं कर पाए। ऊपर से उन सभी का बस यही कहना था कि पीछे वाली पहाड़ी पे कोई इवल डीमन रहता है और ये सब कुछ उसी की वजह से हो रहा है। और ये कहकर मिस यूशंग अपनी जगह पे रुककर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। लेकिन जल्दी वो वहाँ पे खुद को संभाल कर एसएटजू की तरफ पलटते हुए उनसे कहती है, हम लोग बस पहुंच ही गए हैं, प्लीज आप मेरे पीछे आइए। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएटजू उसे वहाँ पे कॉल टून में जवाब देते हुए कहते हैं, नहीं अभी हम लोग जल्दी नहीं करना चाहते। एसएटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर की वाइफ के फेस के ऊपर गुस्सा आ जाता है, जो देखकर मिस निंग्यू आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहती है, असल में ये जगह दिखने में बहुत ज्यादा प्यारी है और हम लोग एक बहुत लंबे सफर के बाद यहाँ पे पहुंचे हैं, तो आज रात के लिए हम लोग यहीं पे रुककर आराम करना चाहते हैं। मिस निंग्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर की वाइफ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। वो उन्हें वहाँ पे रोकना तो चाहती थी, लेकिन क्योंकि मिस निंग्यू ने भी काफी सॉलिड रीजन दे दिया था, इसलिए हम देखते हैं कि वो बेचारी चाहकर भी कुछ नहीं कह पाती और बुरे मन से वहाँ पे एसएटजू और उनके डिसेबल से कहती है, ओके ठीक है, जैसा आप कहें, आप लोग जाके आराम कीजिए, मैं आप लोगों के लिए स्नैक्स भिजवाती हूँ। ग्रैंड मास्टर की वाइफ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंग्यू मुस्कुराते हुए एसएटजू और अपने बाकी सभी साथियों के साथ वहीं तरफ आगे बढ़ जाती है, जो देखकर बेचारी ग्रैंड मास्टर की वाइफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन हम लोग देखते हैं कि एसएटजू और उनके डिसेबल से इस बात के ऊपर ज्यादा ध्यान ना देते हुए अपनी जगह पे जाकर बैठ जाते हैं और वहाँ पे रेस्ट करने लगे थे। और मिस निंग्यू हमेशा की तरह एसएटजू को चाय सर्व कर रही थी। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि अचानक से मिस चूचू की नजर वहाँ पे मौजूद लैंप्स के ऊपर पड़ती है, जिन्हें देखकर वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, ये लैंप्स तो बहुत ही ज्यादा खास पल्स का इस्तेमाल करते हुए बनाए गए हैं, लगता है ये ग्रैंड मास्टर कुछ ज्यादा ही अमीर है। पर अभी मिस चूचू वहाँ पे उस लैंप को देख ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से फैंग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, देखो सभी लोग, मुझे कुछ मिला है। लेकिन वो बस एक बैम्बू क्लस्टर था, जो देखकर मिस चूचू अपने सर के ऊपर हाथ मारते हुए कहती है, ये क्या बकवास है, ये तो बस एक बैम्बू क्लस्टर है, इसका तो डीमन किड्स के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है। इस दौरान हम देखते हैं कि जे भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, मुझे भी कुछ मिला है, पर वो भी बेकार चीज थी। तभी बर्निक्रो भी वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, बॉस मुझे भी कुछ मिला है। बर्निक्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस चूचू वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहती है, ओके ठीक है, अब तुम भी दिखा दो, आखिर तुम्हें क्या मिला है। मिस चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निक्रो वहाँ पे एक टॉय को उठाकर एसएटजू के सामने लाकर रख देता है और ये टॉय उन दोनों डीमन किड्स में से एक मिंग का था। उस स्मॉल ड्रम को देखकर वो सभी लोग वहाँ पे थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, जबकि बर्निक्रो वहाँ पे एसएटजू से कहता है, बॉस इस स्मॉल ड्रम को मैंने उन दोनों डीमन किड्स के पास देखा था। बर्निक्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, अब तो मुझे पक्का यकीन हो गया है कि वो दोनों डीमन किड्स यहीं कहीं आसपास ही छुपे हुए हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर का वो नौकर लगातार उनके ऊपर नजर रखे हुए था और जैसे ही उसे वहाँ पे स्मॉल ड्रम के बारे में पता चलता है तो अचानक से वो वहाँ पे चिल्लाते हुए एसएटजू के पास आते हुए कहता है, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, मुझे नहीं लगता कि अब हमारे ग्रैंड मास्टर बच पाएंगे, प्लीज आप लोग चलकर उन्हें बचा लीजिए। उस गुलाम की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे और भी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को ग्रैंड मास्टर के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रैंड मास्टर की वाइफ
बहुत ज्यादा रो रही थी। वो रोते हुए अपने हस्बैंड से कह रही थी, नहीं तुम इस तरह से मुझे अकेले छोड़कर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इस दौरान हम देखते हैं कि अचानक से उस रूम का दरवाजा खुलता है और एसएटजू अपने सभी डिसेबल्स के साथ वहाँ पे पहुंच जाते हैं। एसएटजू को देखकर मिस यूशेंग वहाँ पे थोड़ा खुश होते हुए कहती है, एसएटजू फाइनली आप आ ही गए, मैं आपके आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब वो पलट कर पीछे की तरफ देखते हैं तो वहाँ पे एसएटजू तो थे ही नहीं, बल्कि वहाँ तो बस फैंग, जिया और मिचूचू ही आए थे। जो देखकर मिस यूशेंग वहाँ पे उनसे सवाल करते हुए पूछती है, एसएटजू कहाँ गए, क्या सिर्फ तुम लोग ही आए हो? उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए कहता है, ऐसे छोटे मोटे मैटर्स के लिए मास्टर के आने की क्या जरूरत है, ऐसे मामूली मैटर्स को तो हम ही सॉल्व कर सकते हैं। फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस यूशेंग वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहती है, चलो देख लेते हैं कि आखिर तुम्हें कितना दम है। उसका इतना कहना था कि हम देखते हैं कि उसका गुलाम भी वहाँ पे पहुंच जाता है, जो कि एक ट्रे के अंदर सोने के स्नैक्स ले आया था। उसे देखकर वहाँ पे फैंग के साथ साथ मिचूचू और जिया भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए उन स्नैक्स को उठा लेते हैं। जो देखकर मिस यूशेंग वहाँ पे उन तीनों से कहती है, अगर तुम तीनों यहाँ पे मेरे हस्बैंड को ठीक करने में कामयाब हो जाते हो तो ये सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। मिस यूशेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, अगर ऐसी बात है तो आप चिंता मत कीजिए, आप अपने हस्बैंड की बीमारी को मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन उसका इतना कहना था कि हम देखते हैं कि अचानक से वो वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाता है। जो देखकर मिस जिया वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, बेवकूफ कहीं के, क्या हो गया तुम्हें? लेकिन अभी वो वहाँ पे टका ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि जिया और मिचूचू भी वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। जो देखकर मिस यूशेंग वहाँ पे कमीनी स्माइल करते हुए कहती है, इन तीनों को भी पहाड़ी के पीछे ले जाओ और वहाँ पे ले जाकर इन तीनों को भी खत्म कर दो। जिसपे हम देखते हैं कि उसका गुलाम भी वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, ओके लेडी मास्टर, जैसा आप कहे। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग एसएटजू और उनके बाकी के डिसेबल्स को देखते हैं, जहाँ पे उस गुलाम को एसएटजू के सामने लाके पटक दिया गया था और वहाँ पे उसके कपड़े उतारते हुए उसे वहीं पे बांध के रख दिया गया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोग फैंग, जिया और मिचूचू को देखते हैं, जिन्हें पहाड़ी के पीछे ले जाकर एक जगह पे बंद कर दिया गया था। और देखते ही देखते थोड़ी ही देर बाद उन तीनों को वहाँ पे होश आ जाता है और जैसे फैंग को वहाँ पे होश आता है तो वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, ये मैं कहाँ पे हूँ और मुझे इस तरह से बंदी बना के क्यों रखा गया है? क्योंकि हम देखते हैं कि फैंग को वहाँ पे बड़ी बड़ी चेस के अंदर बांध के रखा गया था। लेकिन अभी फैंग वहाँ पे चिल्लाते हुए सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि मिचिया उसे वहाँ पे डांटते हुए कहती है, बेवकूफ कहेंगे, अपनी आवाज धीमी रखो। और उसके बाद हम देखते हैं कि मिचूचू वहाँ पे अपने मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए फैंग को भी आजाद करवा देती है। वहीं फैंग वहाँ पे बहुत ही कूल तरीके के साथ जंप करते हुए नीचे आता है। मेरा तो अब धीरे धीरे सांस घुटने लगा था। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे मिस यूशेंग के हस्बैंड यानी कि ग्रैंड मास्टर की बॉडी रखी हुई थी। और फैंग उस बॉडी को देखकर अपना दिमाग चलाते हुए कहता है, हो ना हो ये मिस यूशेंग का हस्बैंड होगा। लेकिन जब वो वहाँ पे ग्रैंड मास्टर के फेस को देखता है तो फैंग वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहता है, लगता है मिस यूशेंग का टेस्ट कुछ ज्यादा ही बुरा है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि मिस जिया वहाँ पे इसकी बॉडी को स्कैन करते हुए कहती है, इसके इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से खत्म हो चुके हैं, जिसका मतलब है कि अभी कुछ ही दिनों में मरने वाला है। और ये जो डीमन पावर धीरे धीरे इसकी बॉडी के अंदर जा रही है, एक तरह से यही इसे जिंदा रखने में मदद कर रही है। इस डिमोनिक एनर्जी ने ग्रैंड मास्टर के इंटरनल ऑर्गन्स के कोलैप्स होने की रफ्तार बहुत ज्यादा स्लो कर दी है। मिचिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिचूचू के दिमाग में एक सवाल आता है और वो वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछती है, वो सब तो ठीक है लेकिन मिस यूशेंग ऐसा कर क्यों रही है और आखिर वो डीमन हंटर्स को पकड़ पकड़ कर यहाँ पे क्यों ला रही है? आखिर इस सब के पीछे उसका क्या मकसद होगा? मिचूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिचिया भी वहाँ पे सोच में पड़ जाती है और वो वहाँ पे ना में अपना सर हिलाते हुए कहती है, इसके बारे में तो मुझे भी कुछ नहीं पता। लेकिन इस दौरान उन दोनों की नजर वहाँ पे फैंग के ऊपर पड़ती है, जो कि ग्रैंड मास्टर की बॉडी को बहुत ही गौर से देख रहा था। जो देखकर मिचूचू और जिया दोनों एक साथ ही उससे सवाल करते हुए पूछती है, क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ मिला है? जिसपे फैंग वहाँ पे कुछ सोचकर जवाब देते हुए कहता है, मुझे लगता तो है। ये कहकर फैंग वहाँ पे बहुत ही सीरियस होकर उन दोनों को जवाब देते हुए कहता है, इसकी बॉडी को गौर से देखने के बाद मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूँ कि इसकी बॉडी के अंदर किडनी ही नहीं है। फैंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारी वो दोनों ही लड़के अपना माथा पीट लेती है और साथ ही साथ फैंग का मजाक उड़ाते हुए कहती है, बेवकूफ कहेंगे, ये बात तो हम लोगों को पहले से पता थी। और अभी वो तीनों वहाँ पे इसी तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि मिस यूशिंग अपने उस गुलाम के साथ उसी जगह पे पहुंच जाती है। और जैसे ही वो तीनों मिस यूशिंग को आते हुए देखते हैं तो वो तीनों दोबारा से उन चेंज के अंदर चले जाते हैं ताकि वो तीनों मिलकर वहाँ पे मिस यूशिंग की प्लान के बारे में पता लगा सके। खैर इस दौरान हम देखते हैं कि मिस यूशिंग भी वहाँ पे अपने उस गुलाम के साथ आगे बढ़ते हुए उस अल्टर प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाती है। जैसे देखकर मिचिया वहाँ पे नाटक करते हुए कहती है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? इसका मतलब है कि ये सब कुछ तुम्हारा किया धरा है। मिचिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस यूशिंग वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहती है, तुम लोग भी अपने डीमन हंटर मास्टर की ही तरह बहुत ज्यादा चालाक हो, इसलिए मेरे बिना कुछ बताए ही तुम लोगों ने सब कुछ समझ लिया। और ये कहकर मिस यूशिंग अपने हस्बैंड के पास जाकर उदास होते हुए कहती है, डियर हस्बैंड, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, इसलिए तो डीमन हंटर्स की सारी पावर मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर चैनलाइज कर रही हूँ। और अब की बार मैंने जिन डीमन हंटर्स को पकड़ा है ये सभी लोग बहुत ज्यादा पावरफुल है। इन सभी के पास को डिवोर करने के बाद मुझे पक्का यकीन है कि तुम दोबारा उठ खड़े होगे। मिस यूशिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, घटिया इवल लेडी कहेंगी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को इस तरह से बंद करने की? अगर हमारे मास्टर को इस सब के बारे में पता चल गया तो वो तुम्हें बहुत ही बुरी मौत देंगे। जिसपे मिस यूशिंग वहाँ पे केवल स्माइल करते
हुए कहती है, आज तक मैंने तुम्हारे मास्टर जैसे न जाने कितने डीमन मास्टर्स को मौत के घाट उतारा है, तो फिर तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी इन खोखली धमकियों से डर जाऊंगी? और ये कहकर मिस यूशिंग वहाँ पे चिल्लाते हुए अपने गुलाम से कहती है, चलो अब जल्दी से अल्ट्रा फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। मिस यूशिंग कैसा कहते ही हम देखते हैं कि वो गुलाम अपने पास से लिंगू वाले वेपन को बाहर निकालकर उसके ऊपर हमला कर देता है, यानी कि उसका ये गुलाम कोई और नहीं बल्कि लिंगू था। लेकिन हम देखते हैं कि मिस यूशिंग वहाँ पे उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है और साथ ही साथ वो वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहती है, मुझे पहले से ही तुम्हारे ऊपर शक हो गया था। और ये कहकर वो वहाँ पे एसेटजू के बाकी के डिसेबल्स की तरफ देखते हुए कहती है, तुम लोग भी अपना ये ड्रामा बंद करो और चुपचाप सामने आकर फाइट करो। मिस यूशिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो तीनों भी वहाँ पे खुद को आजाद करवाते हुए उसके सामने पहुंच जाते हैं। और तभी लिंगू वहाँ पे अपने असली रूप में आते हुए कहता है, हमारे एसेटजू को भी शुरू से ही तुम्हारे ऊपर शक हो गया था और देखो अब उनका शक यकीन में बदल गया है। लिंगू की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस यूशिंग वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहती है, सच कहूँ तो मुझे तुम लोग तो चाहिए ही नहीं थे। मैं तो असल में तुम्हारे मास्टर को बंदी बनाना चाहती थी, पर तुम्हारा वो सो कॉल्ड पावरफुल मास्टर बहुत ज्यादा चालाक है, इसलिए वो मेरी बातों में नहीं आया। पर कोई बात नहीं, तुम लोग तो आ गए हो ना, यही काफी है, क्योंकि अब तुम में से कोई भी यहाँ से जिंदा लौट कर वापस नहीं जाने वाला। और ये कहकर मिस यूशिंग वहाँ पे अपनी खतरनाक पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अल्ट्रा डिमोनिक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जो कि जैसे वहाँ पे एक्टिवेट होती है तो उसकी सारी एनर्जी एक ही जगह पे इकट्ठा होते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमोनिक स्पिरिचुअल बीस्ट का रूप ले लेती है, जिसे मिस यूशिंग वहाँ पे कंट्रोल करते हुए लिंगू के साथ साथ बाकी सभी के ऊपर भी हमला करना शुरू कर देती है। लेकिन हम देखते हैं कि वो चारों ही जंप करते हुए पीछे हट जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारी पावर सीधे ऊपर आसमान में जाते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डिमोनिक एनर्जी का रूप लेना शुरू कर देती है। और जैसे जैसे वो पावर एक्टिवेट हो रही थी वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि वो अल्ट्रा फॉर्मेशन भी वहाँ पे एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है, जो देखकर मिस यूशिंग वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहती है, तुम सभी लोग मेरी सोच से भी ज्यादा पावरफुल निकले और अब तो मुझे पक्का यकीन हो चुका है तुम सभी की पावर का इस्तेमाल करते हुए मेरा आसमान दोबारा से उठ खड़ा होगा। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि मिस यूशिंग वहाँ पे इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे उस अल्ट्रा फॉर्मेशन से उन चारों के ऊपर बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक होने लगे थे, जिनका वो चारों मिलकर बहुत ही बहादुरी के साथ मुकाबला कर रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि वो अल्ट्रा फॉर्मेशन वहाँ पे फोर्सफुली उन सभी की पावर को बाहर निकालकर उसे वहाँ पे सीधे ग्रैंड मास्टर की बॉडी के अंदर डाल रही थी। और जैसे जैसे वो पावर ग्रैंड मास्टर की बॉडी के अंदर जा रही थी वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर की बॉडी के अंदर सुधार आने लगा था, जबकि हम देखते हैं कि वो चारों जाकर भी अपनी एनर्जी को नहीं रोक पा रहे थे। इवन इनके लिए तो वहाँ पे इस फॉर्मेशन का मुकाबला कर पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। इस दौरान हम देखते हैं कि जिया वहाँ पे अपनी जेट बटरफ्लाई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस अल्ट्रा फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके अटैक का उस अल्ट्रा फॉर्मेशन के ऊपर कोई भी असर नहीं हो पाता। जो देखकर फैंग भी वहाँ पे उस अल्ट्रा फॉर्मेशन के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए अपना स्पीयर लेकर सीधा मिस यूशिंग की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है, मेरे होते हुए मैं तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करने दूंगा। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था वो फॉर्मेशन और भी ज्यादा तेजी के साथ उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रही थी, जो देखकर फैंग वहाँ पे फ्रस्ट्रेट होते हुए कहता है, ये फॉर्मेशन तो किसी कुत्ते की तरह मेरे साथ चिपक गई है। पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे उसे चकमा देकर अपना स्पीयर लेकर बहुत ही तेजी से मिस यूशिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, अब जरा मेरे स्पीयर का मजा चखो। लेकिन जैसे ही फैंग वहाँ पे मिस यूशिंग के पास पहुंचता है तो वो वहाँ पे एक बार फिर से अपनी फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हुए फैंग को वहाँ पे जगह लेती है और फैंग के पीछे पीछे जिया और मिस चूचू को भी जगह लेती है, जिसके बाद वो वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए उन सभी से कहती है, अब अच्छे बच्चों की तरह चुपचाप अपनी मौत को स्वीकार करो। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे इन सभी के ऊपर जानलेवा अटैक करते हुए उन्हें खत्म करने की कोशिश करती है तो अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ का पूरा समय फ्रीज हो गया था और फैंग के कानों में एसेटजू की आवाज सुनाई देती है, गिव जुआन सुवीरियन वन स्पीयर शटर्स इल्यूजन। ये फैंग के लिए एसेटजू को बताया हुआ एक खास स्पेल था, क्योंकि जैसे ही फैंग के कानों में गूंजता है तो हम देखते हैं कि फैंग का सारा डर सारी घबराहट एक ही झटके के साथ खत्म हो जाती है। और एसेटजू के पीछे पीछे वो भी वहाँ पे उस मैजिक स्पेल को बोलने लगा था, गिव जुआन दी सुवीरियन वन स्पीयर शटर इल्यूजन। और जैसे ही फैंग वहाँ पे स्पेल को बोलता है तो हम देखते हैं कि अचानक से फैंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था और वो अचानक से अपने स्पीयर को ऊपर हवा में उठाते हुए कहता है, मास्टर मुझे पहले से ही पता था कि आप मेरी मदद जरूर करोगे। और ये कहकर फैंग वहाँ पे एसेटजू की सिखाई हुई नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने स्पीयर को वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ घुमाना शुरू कर देता है, जिसके साथ ही वो वहाँ पे अपने सभी साथियों को भी आजाद करवा चुका था। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो धीरे धीरे ऊपर हवा में उठने लगा था। यहाँ पे जैसे जैसे फैंग ऊपर हवा में उठ रहा था वैसे वैसे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से निकलने वाला ऑरा और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा था, जो देखकर तुम्हें यूशिंग भी थोड़ा घबरा जाती है। जबकि हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे स्पीयर सुवीरियन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही तेजी के साथ मिस यूशिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। इवन हम देखते हैं कि फैंग के इस खतरनाक अटैक के पीछे हमें एक टाइगर की मास्टर सोल भी दिखाई दे रही थी, जिसका मुकाबला करने के लिए मिस यूशिंग वहाँ पे अपनी फॉर्मेशन के मास्टर सोल बीस्ट को वहाँ पे उसका मुकाबला करने के लिए आगे भेज देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों खतरनाक स्पिरिचुअल बीस्ट के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है, जबकि नीचे की तरफ फैंग मिस यूशिंग का मुकाबला करने लगा था। और अब की बार फैंग वहाँ पे मिस यूशिंग के ऊपर इतनी तेजी के साथ हमले करने लगा था कि मिस यूशिंग के लिए वहाँ पे उसके अटैक को संभाल पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि फैंग के हर एक अटैक के बाद मिस यूशिंग पीछे हटती जा रही थी। और जैसे वो वहाँ पे फैंग के अटैक को डॉज करने के लिए पीछे हटती है तो इस दौरान हम देखते हैं कि फैंग का लाइन स्पिरिचुअल बीस्ट उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन बिल्कुल
बिल्कुल एंड समय पे मिस यू शिंग का स्पिरिचुअल डिमोनिक बीस्ट बीच में आते हुए अपनी मास्टर को बचा चुका था। और उसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों के दरमियान एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है और उनकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि मिस चूचू और टिया के लिए तो उन दोनों को वहाँ पे देख पाना भी मुश्किल हो गया था। और वो दोनों मिलकर जो कि वहाँ पे फैंग की मदद करना चाहती थी, वो मिस यू शिंग के ऊपर निशाना भी नहीं लगा पा रही थी। इस दौरान हम देखते हैं कि लिंगू आगे बढ़कर उन दोनों को वहाँ पे रोकते हुए कहता है, फैंग के ऊपर भरोसा रखो, वो अकेला ही उसे हरा देगा। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों भी वहाँ पे शांत हो जाती है। जबकि ऊपर की तरफ हम देखते हैं कि फैंग लगातार मिस यू शिंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे काफी बुरी तरह से घायल कर चुका था, जिसके चलते हम देखते हैं कि मिस यू शिंग के मुंह से वहाँ पे खून भी निकलने लगा था। इस दौरान फैंग वहाँ पे उसकी कमजोरी को भी ढूंढ लेता है और बहुत ही तेजी के साथ अपना स्पीयर लेकर सीधा मिस यू शिंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे हरा देता है, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। वहीं फैंग के पीछे पीछे उसका लाइन स्पिरिचुअल बीस्ट भी वहाँ पे मिस यू शिंग की डिमोनिक स्पिरिचुअल बीस्ट के ऊपर अटैक करते हुए उसे भी वहाँ पे खत्म कर देता है, जिसके चलते वहाँ पे एक बार फिर से बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। वहीं फैंग के अटैक की वजह से तो मिस यू शिंग ऑलरेडी बहुत बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और ऊपर से जब उसका डिमोनिक स्पिरिचुअल बीस्ट खत्म हुआ था तो उसकी हालत वहाँ पे और भी ज्यादा बदतर हो गई थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो सीधा उड़ते हुए नीचे जमीन पे आ गिरती है। जबकि हम देखते हैं कि फैंग तो उसे खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दे रहा था। तभी जिया उससे वहाँ पे सवाल करते हुए पूछती है, फैंग आखिर तुम अचानक से इतने ज्यादा पावरफुल कैसे बन गए? जिस पे फैंग वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मुझे ये नई ताकत अपने मास्टर से मिली है। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे मिस यू शिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो इस दौरान हम देखते हैं कि ऐसा टजू वहाँ पे पहुंच चुके थे, इसलिए हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे मिस यू शिंग को मारने के बजाय ऐसा टजू को हक करने के लिए आगे बढ़ जाता है, जो देखकर ऐसा टजू अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे एक बबल के अंदर बंद कर देते हैं और उठाकर पीछे की तरफ फेंक देते हैं। वहीं ऐसा टजू को देखकर मिस जिया, मिस चूचू और लिंगू तीनों वहाँ पे ऐसा टजू को ग्रीट करते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि फैंग जो कि उस बबल के अंदर मौजूद था वो भी वहाँ पे किसी तरह से ऐसा टजू के सामने पहुंच जाता है, जिसे देखकर ऐसा टजू वहाँ पे कोल टून में उससे कहते हैं, तुमने काफी अच्छा काम किया। ऐसा टजू का इतना ही कहना था कि हम देखते हैं कि फैंग तो अलग ही दुनिया में जा चुका था, उसके पैर नीचे जमीन पे लग ही नहीं रहे थे। इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे ऐसा टजू से कहता है, नहीं मास्टर वो सब तो आपका कमाल था, आपकी वजह से ही मैं वो सब कुछ कर पाया। लेकिन अभी वो सभी लोग वहाँ पे इस तरह से आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे काफी ज्यादा डिमोनिक स्पिरिचुअल ऑरा फैलना शुरू हो जाता है और ये डिमोनिक ऑरा पिछली बार वाले से बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था। वो ऑरा सीधा वहाँ पे फैंग और उसके साथियों की तरफ आगे बढ़ता है। अगर ये ऑरा उनके साथ टकरा जाता तो वो सभी लोग बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाते, इसलिए हम देखते हैं कि ऐसा टजू वहाँ पे बीच में आते हुए अपने और अपने सभी डिसेबल्स के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना देते हैं। जबकि प्लेटफॉर्म के ऊपर हम देखते हैं कि वो डिमोनिक ऑरा लगातार बढ़ते ही चला जा रहा था और ये सब हो रहा था ग्रैंड मास्टर की वजह से। सारी एनर्जी उसकी बॉडी से निकल रही थी, जो कि उसकी बॉडी से निकलते हुए सीधा ऊपर आसमान की तरफ जा रही थी। ये देखकर मिस यू शिंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, डियर हस्बैंड क्या वाकई में ये तुम्हारा ऑरा है? मिस यू शिंग का इतना कहना था कि हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर की बॉडी को अचानक से वहाँ पे झटके लगना शुरू हो जाते हैं और वो बिल्कुल किसी ज़ॉम्बी की तरह रिएक्ट करते हुए धीरे धीरे उठने लगा था। पर अजीब बात यह थी कि उसकी बॉडी से निकलने वाला डिमोनिक ऑरा लगातार वहाँ पे बढ़ता चला जा रहा था, जिसके चलते हम देखते हैं कि मिस यू शिंग के लिए भी वहाँ पे उसके पास आ पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। और अगर वहाँ पे ये सब ऐसे ही चलता रहता तो ग्रैंड मास्टर इस पूरी दुनिया को नुकसान पहुंचा देता। इसलिए हम देखते हैं कि मिस यू शिंग एंड पे एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए अपनी खास तकनीक का इस्तेमाल करते हुए उस सारे डिमोनिक ऑरा को वहीं पे खत्म कर देती है, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन मिस यू शिंग के इस फैसले की वजह से ग्रैंड मास्टर जिसके जीने की थोड़ी बहुत उम्मीद बची हुई थी अब वो भी खत्म हो चुकी थी और उसे वहाँ पे अपने हस्बैंड के लिए इतना बड़ा फैसला लेते हुए देखकर मिस जिया वहाँ पे थोड़ा उदास होते हुए कहती है, इस डीमन लेडी ने बहुत सारे घटिया काम किए हैं और अगर देखा जाए तो इसने ये सब कुछ अपने हस्बैंड के लिए किया था। ये वाकई में अपने हस्बैंड से बहुत ज्यादा प्यार करती है। इस दौरान हम देखते हैं कि बर्नी करो वहाँ पे चिल्लाकर इधर उधर देखते हुए कहता है, वो सब तो ठीक है लेकिन वो दोनों डीमन किड्स कहाँ छुपे हुए हैं? अगर तुम लोग अपनी सलामती चाहते हो तो चुपचाप सामने आ जाओ। बर्नी करो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस यू शिंग वहाँ पे कंफ्यूज होते हुए कहती है, आखिर तुम लोग कौन से डीमन किड्स के बारे में बात कर रहे हो? मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती। और ये कहकर वो अपने हस्बैंड की बॉडी से लिपटते हुए रोना शुरू कर देती है। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी करो वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है हम लोग तुम्हारे इस नाटक के अंदर फंस जाएंगे? तो ऐसा हरगिज भी नहीं होने वाला। और तुम्हें क्या लगता है अगर तुम हमें उन डीमन किड्स के बारे में नहीं बताओगे तो हमें पता नहीं चलेगा, हम कुछ भी करके उन्हें यहाँ पे ढूंढ लेंगे। इस दौरान हम देखते हैं कि ऐसा टजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उसे सीधा वहाँ पे मिस यू शिंग के सोल सीड एलम के अंदर भेजते हुए एक स्पेल बोलते हैं, 7 मेमोरीज। और ऐसा टजू कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि ऐसा टजू को वहाँ पे मिस यू शिंग की सारी मेमोरीज दिखाई देने लगी थी, जहाँ पे एक मार्केट के अंदर सभी लोग डीमन हंटर्स के बारे में बातें कर रहे थे। और इसी दौरान मिस यू शिंग और ग्रैंड मास्टर की मुलाकात हुई थी। और इसी कमाल की सीन के साथ ही हमारा अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। लेकिन क्या आप लोग बता सकते हैं कि वो दोनों डीमन किड्स कहाँ पे छुपे होंगे, या फिर वो दोनों डीमन किड्स कोई और नहीं बल्कि ग्रैंड मास्टर और उसकी वाइफ ही है? आपको क्या लगता है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।
हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, ग्रैंड मास्टर की वाइफ मिस यूशिंग बहुत ही चालाकी के साथ फैंग, मिस चूचू और जिया को पीछे वाली पहाड़ी के पास मौजूद एक अल्ट्रा फॉर्मेशन के अंदर भेज देती है, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो न सिर्फ वहाँ पे उन सभी लोगों को ट्रैप कर देती है, बल्कि उसी के साथ साथ वो उनकी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए ग्रैंड मास्टर को दोबारा से ठीक भी करना चाहती थी, जो कि ऑलमोस्ट मरी हुई हालत में वहाँ पे पड़ा हुआ था। असल में मिस यूशिंग अलग अलग डीमन हंटर्स को अपने किले के अंदर इन्वाइट किया करती थी और फिर उन लोगों को उस अल्ट्रा फॉर्मेशन के अंदर ले जाकर उनकी पावर का इस्तेमाल करते हुए ग्रैंड मास्टर को ठीक करने की कोशिश किया करती थी। लेकिन इस बार उसने गलत जगह पंगा ले लिया था, क्योंकि हम देखते हैं कि एसएसटजू बीच में आते हुए उसका सारा प्लान बर्बाद कर देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर के ठीक होने की बजाय उसकी हालत उल्टा उतनी ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि कैसे ग्रैंड मास्टर और मिस यूशिंग की मुलाकात हुई थी और पहली ही मुलाकात में उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था, जिसके बाद उन दोनों ने शादी कर ली थी। पर ग्रैंड मास्टर एक बहुत बड़े डीमन हंटर थे, उनका मकसद ही इस दुनिया से डीमंस को खत्म करने का था और मिस यूशिंग के साथ शादी करने के बाद भी वो अपने इस मकसद को नहीं भूले थे। खैर हम देखते हैं कि एसएसटजू और उनके सभी डिसेबल्स भी मिलकर वहाँ पे सारी मेमोरीज देख रहे थे और हमेशा की तरह आज रात भी ग्रैंड मास्टर एक डीमन का शिकार करते हुए वापिस अपने किला के अंदर पहुंच जाते हैं, जहाँ पे डीमंस को खत्म करते हुए उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी। और जब ग्रैंड मास्टर अपने रूम के अंदर पहुंचते हैं तो मिस यूशिंग उन्हीं के ही आने का इंतजार कर रही थी। लेकिन जैसे वो ग्रैंड मास्टर की हालत को देखती है तो वो वहाँ पे परेशान होकर जल्दी से आगे बढ़कर ग्रैंड मास्टर से सवाल करते हुए पूछती है, डियर हस्बैंड आप ठीक तो हो ना? और ये कहकर वो जल्दी से उन्हें संभालते हुए बेड पे ले आती है। अपनी बीवी को अपने लिए इतना ज्यादा परेशान होते हुए देखकर ग्रैंड मास्टर वहाँ पे उससे कहते हैं, चिंता मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा उन कमीने डीमंस को खत्म करने की, तुम्हारे लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए। ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस यूशिंग वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। जबकि ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर मिस निंगयू, क्या मिस यूशिंग का बच्चा होने वाला है? लेकिन इसके पेट के अंदर तो किसी भी बच्चे का नामो निशान भी नहीं है। खैर उसके बाद देखते ही देखते वहाँ पे आधी रात का समय हो जाता है। मौसम वहाँ पे धीरे धीरे खराब होने लगा था, तेज बारिश हो रही थी और बिजली चमकने लगी थी। जबकि रूम के अंदर की तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर अपनी एक खास हीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए खुद को हील करने की कोशिश कर रहे थे। पर आज पहले की तरह उनकी हीलिंग टेक्निक उनको हील नहीं कर पा रही थी। उल्टा देखते ही देखते उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो वहाँ पे खून की उल्टियां करने लगे थे, जो देखकर मिस यूशिंग वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है, डियर हस्बैंड ये आपको क्या हो गया? और ये कहकर मिस यूशिंग जल्दी से वहाँ पे आके बढ़कर ग्रैंड मास्टर को संभालते हुए उन्हें बेड पे लेटा देती है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके बावजूद भी ग्रैंड मास्टर की हालत वहाँ पे बद से बदतर होती चली जा रही थी। अगर मिस यूशिंग वहाँ पे जल्दी कुछ ना करती तो वो मर भी सकते थे। इसलिए हम देखते हैं कि मिस यूशिंग वहाँ पे अपनी निमोनिक कोर को बाहर निकालकर उसकी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ग्रैंड मास्टर को हील करना शुरू कर देती है। और साथ ही साथ वो वहाँ पे उदास होते हुए कहती है, माफ करना मेरे प्यारे हस्बैंड, मैं हमारे बच्चे को बचा नहीं पाई। खैर उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को वहाँ पे अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे कुछ लोग ग्रैंड मास्टर से मिलने के लिए आए हुए थे। वो सब लोग ग्रैंड मास्टर से मिलकर उसे कांग्रेट्स करते हुए कहते हैं, ब्रदर फैन कल रात तो आपने कमाल ही कर दिया, आपने 1000 साल पुरानी डीमन फोर्स को मारकर ये साबित कर दिया कि ग्रैंड मास्टर की पोजीशन सिर्फ आपसे ही बिलोंग करती है। उन लोगों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि ब्रदर वैन यानी कि ग्रैंड मास्टर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। जबकि सामने की तरफ वो सभी लोग मिलकर वहाँ पे एक एक करके ग्रैंड मास्टर को मुबारकबाद देने लगे थे, जिसपे हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर भी वहाँ पे उन्हें ग्रीट करते हुए उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि बेचारी मिस यूशिंग वहाँ पे एक तरफ अपने पति के लिए बहुत ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ डीमंस के मरने की वजह से वो वहाँ पे बहुत ज्यादा उदास भी दिखाई दे रही थी, जो देखकर बनने को वहाँ पे थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, एक इंसान के प्यार में ये इतनी ज्यादा गिर चुकी है कि ये अपने प्यार की मदद करने के लिए अपनी ही कौम से गद्दारी कर रही है। एक डीमन होते हुए ये इंसानों की मदद कर रही है डीमंस को खत्म करने में। और ये कहकर बनने को वहाँ पे एसएसटजू की तरफ देखते हुए कहता है, क्या ये डीमंस के साथ गद्दारी नहीं है? उसके बाद इसी तरह से समय बीतने लगा। मिस यूशिंग और ग्रैंड मास्टर दोनों बहुत ही खुशी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, पर सिर्फ एक ही परेशानी वाली बात थी, ग्रैंड मास्टर की हालत बद से बदतर होती चली जा रही थी। एक दिन वो डिसाइड करते हैं कि वो एक छोटे से मार्केट का चक्कर लगा के आएंगे। अपने हस्बैंड को वहाँ पे इस तरह से पहले की तरह ठीक देखकर मिस यूशिंग भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो खुद उन्हें वहाँ पे तैयार करते हुए कहती है, डियर हस्बैंड जल्दी घर आ जाना, मैं घर पे आपका इंतजार करूंगी। और ये कहकर मिस यूशिंग जैसे ही उन्हें वहाँ से रवाना करती है तो हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर थोड़े आगे जाने के बाद लड़खड़ाते हुए वहीं पे गिर जाते हैं और दोबारा से वहाँ पे उनके मुंह से खून निकलने लगा था, जो देखकर मिस यूशिंग जल्दी से आगे बढ़कर ग्रैंड मास्टर को संभालते हुए कहती है, डियर हस्बैंड ये आपको क्या हो गया? जबकि ये सब कुछ देखकर बनने को वहाँ पे ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, इसकी हालत देखते हुए ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि ये ज्यादा समय तक टिक पाएगा, यानी कि ये बहुत जल्द मरने वाला है। बनने को की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंगयू भी वहाँ पे उदास होते हुए कहती है, डीमंस को खत्म करते करते उनकी डीमन एनर्जी की वजह से इसकी हड्डियां पूरी तरह से खोखली हो चुकी हैं। कितने अफसोस की बात है, ग्रैंड मास्टर लोगों को बचाते बचाते खुद को ही नुकसान पहुंचा बैठे। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि मिस यूशिंग वहाँ पे किसी तरह से ग्रैंड मास्टर को संभाल कर उन्हें वहाँ पे बेड पे लेटाते हुए कहती है, ये सारी मेरी गलती है, मुझे पहले से ही
आपको बचाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए थे, पर आप चिंता मत करो, मैं आपको बचाने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगी और देखना एक न एक दिन मैं आपको बचा के रहूंगी। ये कहते कहते हम देखते हैं कि मिस यूशिंग की आंखों में आंसू आ चुके थे और ये कहकर मिस यूशिंग वहाँ से जाने लगती है कि तभी हम देखते हैं कि एसाटाजू अपनी टाइम एंड स्पेस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजाकर दोबारा से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ पे एसाटाजू की पावर की वजह से मिस यूशिंग की हालत इतनी ज्यादा खराब हो जाती है कि वो वहीं पे गिरकर बेहोश हो जाती है, क्योंकि एसाटाजू की पावर को बर्दाश्त कर पाना लगभग इम्पॉसिबल है। वहीं प्रेजेंट में आने के बाद मिस चूचू वहाँ पे कहती है तो इसका उन दोनों डीमन किड्स के साथ कुछ भी लेना देना नहीं है, ये सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि ये अपने हस्बैंड को बचा सके। ये बेचारी तो प्यार में पागल है और प्यार के लिए ये सब कुछ कर रही है। मिस चूचू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अचानक से बने करो वहाँ पे सवाल उठाते हुए कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर उस छोटे से ड्रम का क्या जो कि हमें गार्डन के अंदर मिला था। बने करो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी वहाँ पे सोच में पड़ जाते हैं, जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि मिस यूशिंग जिसे वहाँ पे होश आ चुका था वो वहाँ पे खुद को संभाल कर जवाब देते हुए कहती है उस स्मॉल ड्रम को हम दोनों ने मिलकर अपने बच्चे के लिए तैयार करवाया था, और ये कहकर वो वहाँ पे रोते हुए कहती है पर अफसोस अब हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। मिस यूशिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंगी वहाँ पे उसे सवाल करते हुए कहती है आखिर तुम एक इंसान को बचाने के लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हो, वो ये इंसान जो कि तुम्हारी प्रजाति के डीमंस को खत्म करता है। जिसपे हम देखते हैं कि मिस यूशिंग वहाँ पे अपने हस्बैंड को देखकर जवाब देते हुए कहती है मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये क्या करते हैं, मुझे बस एक ही बात से फर्क पड़ता है कि मैं इनसे प्यार करती हूँ और इसलिए इन्हें बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। और अगर सच कहूँ तो मेरी जगह पे अगर तुम लोग भी होते तो तुम लोग भी यही करते, क्योंकि प्यार में यही तो किया जाता है। मिस यूशिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंग्यू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है नहीं, शायद मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, अपने दुश्मन के लिए अपने दिल के अंदर कभी भी फीलिंग्स ना ले आती, शायद यही एक इंसान और डीमन के बीच में फर्क होता है। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि मिस यूशिंग ग्रैंड मास्टर को बहुत ही प्यार से देखते हुए उसे सहला रही थी और मिस निंग्यू की बात सुनकर वो उससे कहती है क्या किसी से प्यार करना गलत है, जिस पे मिस निंग्यू उसे जवाब देते हुए कहती है प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन प्यार बिना असूलों के करना बिल्कुल गलत है। प्यार वो होता है जिससे सभी को खुशी मिले, पर तुमने सिर्फ अपनी खुशी देखी, अपनी खुशी के लिए तुमने अपने ही लोगों को धोखा दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारे लोग तुम्हें प्यार करते होंगे? ऐसे प्यार का क्या फायदा जो आप दूसरों को दुख पहुंचा के हासिल करो। मिस निंग्यू की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी मिस यूशिंग वहाँ पे स्पीचलेस हो जाती है, उसे वहाँ पे कुछ बोला ही नहीं जा रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एसाटाजू कोल्टून में उससे कहते हैं मैं इसे बचाऊंगा। एसाटाजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस यूशिंग वहाँ पे इतनी ज्यादा खुश हो जाती है कि वो जल्दी से एसाटाजू के सामने झुककर एक्साइटेड होते हुए कहती है क्या वाकई में आप सच कह रहे हो, बदले में आपको क्या चाहिए, मैं कुछ भी देने के लिए तैयार हूँ। जिस पे एसाटाजू उसे वहाँ पे गौर से देखते हुए कोर्टून में कहते हैं मुझे तुम्हारी डीमन कोर चाहिए। एसाटाजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारी मिस यूशिंग को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जो देखकर लिंगू वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है अब फैसला तुम्हारा है, तुम एक बहुत बड़ी डीमन हो और अगर तुम अपनी डीमन कोर हमें दे देती हो तो तुम भी जिंदा नहीं रह पाओगी, पर यह है कि अपनी डीमन कोर हमें देते हुए तुम अपने हस्बैंड की जान बचा सकती हो जिसके लिए तुम इतना सब कुछ कर रही थी। अब फैसला तुम्हारा है, तुम्हें अपनी जिंदगी चाहिए या फिर अपने हस्बैंड की जिसके लिए तुम इतना सब कुछ कर रही थी। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस यूशिंग बिना एक भी पल ज़ाया किए बगैर जवाब देते हुए कहती है एंसेस्टर प्लीज आप मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए, फिर चाहे उसके लिए मुझे खुद की कुर्बानी क्यों न देनी पड़े। मिस यूशिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर उसे वहाँ पे कोर्टून में जवाब देते हुए कहते हैं मैं तुम्हारे हस्बैंड को बचा तो लूंगा, पर हो सकता है बाद में तुम्हें वैसा रिजल्ट बिल्कुल भी ना मिले जिसकी तुम उम्मीद लगाई बैठी हो। जिस पे हम देखते हैं कि मिस यूशिंग वहाँ पे एक बार फिर से एंसेस्टर के सामने अपना सर झुकाकर उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है मेरे साथ जो चाहे मर्जी हो जाए, मैं आपको अपनी डीमन कोर भी देने को तैयार हूँ, बस आप मेरे हस्बैंड को बचा लीजिए। मिस यूशिंग का फैसला सुनकर एंसेस्टर वहाँ पे अपनी सोल पावर का एक छोटा सा टुकड़ा अपनी बॉडी से बाहर निकालकर उसे सीधा वहाँ पे मिस यूशिंग की बॉडी के अंदर डाल देते हैं, क्योंकि जैसे मिस यूशिंग की बॉडी के अंदर जाता है तो वो तुरंत ही अपना काम दिखाना शुरू कर देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि मिस यूशिंग की बॉडी ऊपर हवा में उठ जाती है और एंसेस्टर की सोल पावर धीरे धीरे उसकी डिमोनिक पावर्स को रिफाइन करने लगी थी, जो देखकर मिस निंग्यू के साथ साथ बाकी सभी लोग भी हैरान होते हुए कहते हैं एंसेस्टर की पावर तो धीरे धीरे इसे रिफाइन कर रही है। वहीं एंसेस्टर उसकी डिमोनिक पावर्स को रिफाइन करते हुए उन्हें रीइंकार्नेशन पावर में बदलते हुए सीधा ग्रैंड मास्टर की बॉडी के अंदर ट्रांसफर करते जा रहे थे, और देखते ही देखते मिस यूशिंग की सारी डिमोनिक पावर्स को एंसेस्टर रिफाइन करते हुए उसे सोल रीइंकार्नेशन एनर्जी में बदलकर ग्रैंड मास्टर की बॉडी के अंदर भेज देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि मिस यूशिंग सीधा नीचे आ गिरती है, जो देखकर मिस निंग्यू कहती है इसकी सारी डिमोनिक पावर्स अब खत्म हो चुकी हैं, जो कि सोल रीइंकार्नेशन पावर में ट्रांसफॉर्म होते हुए ग्रैंड मास्टर की बॉडी के अंदर जा चुकी हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें देखने को मिलता है कि ग्रैंड मास्टर के चारों तरफ एक सोल रीइंकार्नेशन ऑरा फैला हुआ था, जो कि धीरे धीरे ग्रैंड मास्टर की बॉडी के साथ साथ उसके इंटरनल ऑर्गन्स को भी पूरी तरह से हील करता जा रहा था, और कुछ ही पलों के अंदर हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर की बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो जाती है। उनकी बॉडी के ऊपर जितने भी चोट के नुकसान थे वो सारे के सारे ठीक हो गए थे, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर वहाँ पे अपनी आंखें खोल लेते हैं, और जैसे ग्रैंड मास्टर अपनी आंखें खोलते हैं तो मिस यूशिंग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वो जल्दी से आगे बढ़कर अपने हस्बैंड को हक करते हुए कहती है हस्बैंड
फाइनली आप जाग ही गए। और ये कहकर वो उन्हें वहाँ पे गले लगाते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर देती है, जबकि ये सब कुछ एसएटजू बहुत ही गौर से देख रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि अब आगे क्या होने वाला है। वहीं एक डीमन को खुद को हक करते हुए देखकर ग्रैंड मास्टर एक इवल स्माइल करते हुए अपने हाथ को सीधा वहाँ पे मिस यूशिंग की बॉडी के अंदर घुसा देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारी मिस यूशिंग को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है, जबकि ग्रैंड मास्टर की फेस के ऊपर आई हुई इवल स्माइल और भी ज्यादा बढ़ जाती है। इवन ये सब कुछ देखकर तो एसएटजू की सभी डिसेबल्स को भी बहुत बड़ा झटका लगता है। उन लोगों को भी वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो पा रहा था, जबकि अपने सामने इतने सारे लोगों को देखकर ग्रैंड मास्टर भी एक पल के लिए थोड़ा परेशान हो जाता है, पर जल्दी वो वहाँ पे खुद को संभाल कर उन सभी लोगों को अपने इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मैं डीमन हंटर एसोसिएशन का ग्रैंड मास्टर हूँ और एक ग्रैंड मास्टर होते हुए भला मैं एक डीमन के साथ कैसे रह सकता हूँ, ये तुमने सोच भी कैसे लिया था। ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर मिस यूशिंग वहाँ पे अपना पूरा दम लगाकर बेचारी रोते हुए कहती है, हस्बैंड आप ऐसा कैसे कर सकते हो, प्लीज ऐसा मत करो। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर उसे वहाँ पे एक मारते हुए खुद से दूर फेंक देता है, पर उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि मिस यूशिंग वहाँ पे बहुत ही पोलाइटली बात करते हुए कहती है, हस्बैंड प्लीज आप गुस्सा मत होइए, आपको बचाने के लिए मैंने खुद को कुर्बान कर दिया और अब आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, मैं आपसे रहम की भीख मांगती हूँ, प्लीज मेरे ऊपर थोड़ा तरस खाओ। मिस यूशिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर वहाँ पे नाटक करके उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, क्या वाकई में तुम्हें चोट लगी है। ग्रैंड मास्टर का इतना ही कहना था कि हम देखते हैं कि मिस यूशिंग वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो वहाँ पे इमोशनल होते हुए कहती है, हस्बैंड मुझे पता था कि आप मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। जबकि ये सब कुछ देखकर मिस निंगयू वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहती है, आखिर ये अभी तक भी क्यों नहीं समझ रही। मिस निंगयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएटजू उसे वहाँ पे कोर्ट रूम में जवाब देते हुए कहते हैं, क्योंकि ये इतने ज्यादा धोखे खा चुकी है कि अब ये हकीकत को समझना ही नहीं चाहती, इसके अंदर हिम्मत ही नहीं हो पा रही हकीकत को समझने की। एसएटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उनके सभी डिसेबल्स वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो जाते हैं, जबकि मिजिया वहाँ पे चिल्लाते हुए गुस्से से कहती है, मैं मानती हूँ कि तुम प्यार में पागल हो चुकी हो, पर भूल मत तुम हो कौन। जिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस चूचू आगे बढ़कर उसे वहाँ पे रोकते हुए कहती है, मेरे ख्याल से अब समझाने का कोई फायदा नहीं है, एसएटजू ने ऑलरेडी उसे चॉइस दे दी थी और ये चॉइस उसकी अपनी थी, अब उसके लिए बस इतना ही कर सकते हैं कि हम उसके फैसले की रिस्पेक्ट करते हुए उसके लिए दुआ करें। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर ने मिस यूशिंग का जो हाथ पकड़ रखा था वो उसे वहाँ पे तोड़ते हुए एक बार फिर से उसके पेट के अंदर अपना हाथ घुसा देता है और उसकी डीमन कोर को बाहर निकाल लेता है। और उस डीमन कोर को देखते हुए ग्रैंड मास्टर की फेस के ऊपर इवल स्माइल आ चुकी थी, जबकि उस डिमोनिक कोर को देखकर एसएटजू वहाँ पे कॉल टून में कहते हैं, तो तुम यहाँ पे छुपे हुए हो, काफी इंटरेस्टिंग है, इस गेम में अब और भी ज्यादा मजा आ रहा है। और ये कहकर एसएटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस डिमोनिक कोर की सारी पावर को अपने पास बुला लेते हैं, जिसे देखकर लिंगू भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहता है, तो ये है ट्रू पावर ऑफ जूजी। और ये कहकर लिंगू वहाँ पे अपने दिमाग के दौड़े दौड़ाते हुए कहता है, तो क्या इसका मतलब है कि वो अभी तक नहीं मरी, वो अभी तक भी जिंदा है। वहीं एसएटजू अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक से मिस यूशिंग की बॉडी के अंदर झटके लगने लगते हैं। उसे देखते हुए ऐसा लग रहा था कि शायद उसे वहाँ पे कोई दौरा पड़ रहा है। हम देखते हैं कि उसकी इनर सोल वहाँ पे उसके ऊपर हावी होने लगती है, तो देखकर वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, नहीं रुको, मेरे साथ ऐसा मत करो। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने सोल सी रियलम के अंदर चली जाती है, जहाँ पे जब वो अपने हाथों को देखती है तो उसे अपने हाथ खून से सने हुए दिखाई देते हैं और साथ ही साथ उसे वहाँ पे अपने सामने लाशों का एक बहुत बड़ा ढेर दिखाई देता है। वो सारे के सारे डीमंस थे जिसे उसने खुद अपने हाथों से मारा था, सिर्फ इसलिए ताकि वो ग्रैंड मास्टर को इम्प्रेस कर सके। उन सभी को खत्म करने के बाद वो उन सभी की डीमन कोर्स को भी ले चुकी थी कि तभी एक छोटी सी बच्ची वहाँ पे जागते हुए कहती है, सिस्टर आपने हम सभी को मारकर हमारी डीमन कोर्स को ले लिया है, लेकिन क्या आपको वाकई लगता है कि ये सब करके आप उसे इम्प्रेस कर पाओगी। जिस पे हम देखते हैं कि मिस यूशिंग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, इन डिमोनिक कोर्स का इस्तेमाल करते हुए मैं उसे ठीक कर सकती हूँ और उसे ठीक करने के लिए तुम लोगों का सैक्रिफाइस मेरे सामने कुछ भी नहीं है। और ये सब करते हुए मैं बस ये प्रूव कर रही हूँ कि मैं उसे कितना ज्यादा प्यार करती हूँ। जिसपे वो लड़की जंप लगाकर उसके सामने आते हुए कहती है, मुझे पता है पर शायद आपको नहीं पता कि ग्रैंड मास्टर को पता चल चुका है कि आप एक डीमन हो और अब बस वो आपका फायदा उठा रहा है। जैसे ही उसे मौका मिलेगा वो आपको भी खत्म कर देगा और उसके बाद आपको भी हमारे पास ही आना होगा। उस बच्चे की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस यूशिंग वहाँ पे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहती है, नहीं वो ऐसा कभी नहीं करेगा क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और साथ ही साथ उसने मुझसे वादा भी किया था कि वो बुरा होने तक मुझसे प्यार करेगा। वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वो हमेशा मेरा ख्याल रखता है। लेकिन अभी वो वहाँ पे सब कुछ कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि सारी डिमोनिक सोल्स वहाँ पे नीचे जमीन से बाहर निकलते हुए उससे कहती हैं, वो झूठा है, वो एक न एक दिन हमारी तरह तुम्हें भी मार देगा। और ये कहकर वो सारी डिमोनिक सोल्स उसे चारों तरफ से वहाँ पे अपने अंदर जगा लेती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मिस यूशिंग की आंखें बंद हो चुकी थी। वहीं प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर वहाँ पे उसकी डिमोनिक कोर का इस्तेमाल करते हुए एक खास स्पेल बोलते हुए कहते हैं, डिवाइन लाइट सप्रेस द डीमन पाथ। और ये कहकर वो वहाँ पे उस डिमोनिक कोर को खत्म करने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि मिस यूशिंग को दोबारा से वहाँ पे होश में आ जाता है और वो जल्दी से एक जंप लगाकर उस डिमोनिक कोर को निकलकर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, कमीने कहीं के मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि मिस यूशिंग वहाँ पे अपनी डिमोनिक फॉर्म
फॉर्म में आ जाती है और अपनी डिमोनिक फॉर्म में आते साथ ही वो अचानक से ग्रैंड मास्टर के ऊपर हमला करना शुरू कर देती है, जो देखकर फैंग वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है अब अचानक से क्या हो गया, ये अब अपने प्यार को क्यों मारना चाहती है। जिस पे ये उसे जवाब देते हुए कहती है मुझे तो लगता है कि दोबारा से होश में आने के बाद ये पूरी तरह से बदल चुकी है। लेकिन मिस निंग्यू वहाँ पे उनकी बात को काटते हुए कहती है मुझे तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ लग रही है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि वो उससे प्यार ही नहीं करती। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि मिस यूशिन जो कि अपनी डीमन फॉर्म में थी, वो गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए ग्रैंड मास्टर से कहती है तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मेरा इस्तेमाल करते हुए तुमने मेरे ट्राइब को नुकसान पहुंचाया, पर मैं चुप रही क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती थी। लेकिन अब और नहीं, आज मैं तुम्हें खत्म करते हुए तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगी। मिस यूशिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर वहाँ पे एक सोर्ड आर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए उससे कहता है वो तुम थी जिसने उन लोगों को मारा था सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी सोर्ड फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्ड्स आगे बढ़ते हुए मिस यूशिन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती हैं। और जैसे जैसे वो मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्ड्स उसकी बॉडी के साथ टकरा रही थी, वैसे वैसे हम देखते हैं कि मिस यूशिन की हालत वहाँ पे बदतर बदतर होती चली जा रही थी। लेकिन हम देखते हैं कि उसका गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो हार मानने को तैयार ही नहीं थी। वो एक जोरदार दहाड़ मारती है, जिसके चलते ग्रैंड मास्टर की सोर्ड आर्ट फॉर्मेशन वहीं पे डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस मौके का फायदा उठाकर वो वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ ग्रैंड मास्टर के ऊपर जानलेवा अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन जैसे वो वहाँ पे उसके पास पहुंचती है तो हम देखते हैं कि अचानक से ग्रैंड मास्टर वहाँ पे अपनी डीमन सोर्ड स्लिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने एक ही अटैक के साथ मिस यूशिन को वहीं पे खत्म कर देता है, जिसके चलते वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था, जो देखकर मिस निंग्यू वहाँ पे परेशान होते हुए कहती है बेचारी मरते मरते भी अपनी मौत का बदला नहीं ले पाई और मरने के बाद भी उसे पता नहीं चल पाएगा कि आखिर उसकी गलती कहाँ पे थी, उसने तो बस प्यार किया था और बेपनाह किया था। मिस निंग्यू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि असतजू उन सभी लोगों को वहाँ पे कोर्ट रूम में जवाब देते हुए बताते हैं ये सारी फीलिंग्स फेक थी जो कि किसी और ने उसके अंदर डाली थी, तभी तो वो अपनी ट्राइब को छोड़कर एक ओल्ड मैन से प्यार कर बैठी थी। वहीं ऊपर आसमान की तरफ हम देखते हैं कि मिस यूशिन की बॉडी धीरे धीरे वहाँ पे खत्म हो जाती है, जो देखकर ग्रैंड मास्टर वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है मैंने बुराई को पूरी तरह से खत्म कर दिया, अब सभी लोग चैन की सांस ले सकते हैं। ग्रैंड मास्टर का इतना कहना था कि हम देखते हैं कि अचानक से वो पूरी जगह वहाँ पे कोलैप्स होना शुरू हो जाती है, जो देखकर असतजू के सभी डिसेबल्स भी घबराते हुए कहते हैं आखिर अब यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है। लेकिन हम देखते हैं कि वो जगह वहाँ पे कोलैप्स होते हुए लावा की तरफ फटना शुरू हो जाती है, जो देखकर मिस निंग्यू अपनी ब्लोसम रिवर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उसे फटने से रोकने की कोशिश करने लगती है। मिस निंग्यू के पीछे पीछे लिंगो भी अपनी अल्टीमेट टेक्निक का इस्तेमाल कर देता है, जो देखकर ये भी कहाँ पीछे रहने वाली थी, वो भी वहाँ पे अपनी पॉइजनस बटरफ्लाई टेक्निक का इस्तेमाल करती है और सबसे पहले वहाँ पे फैंग को बचाती है। जबकि बन्ने क्रो ने तो वहाँ पे एंसेस्टर को उठा रखा था, वो उस जगह को वहाँ पे कोलैप्स होते हुए देखकर एंसेस्टर से कहता है एंसेस्टर आखिरी जगह अचानक से कोलैप्स होना क्यों शुरू हो गई। लेकिन ये कहते कहते जब बेचारे बन्ने क्रो की नजर ऊपर आसमान की तरफ जाती है तो वहाँ पे पूरा का पूरा आसमान भी कोलैप्स हो रहा था, जो देखकर एंसेस्टर वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं तो तुम लोगों को क्या लगता है, क्या ये एक्साइटिंग है। एंसेस्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे एक आवाज गूंजती है, जो कि एंसेस्टर से कहती है आपको नहीं लगता कि ये एक्साइटिंग है, हमने एक ग्रेट डीमन को एक फिफ्थ एलिमेंट के बुड्ढे के साथ प्यार करवा दिया, वो भी वो बुड्ढा कोई आम इंसान नहीं था बल्कि एक डीमन हंटर था। क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं था, क्या वाकई में आपको इस खेल में मजा नहीं आया। उन डीमन किड्स की आवाज सुनकर मैं चूचू जो कि वहाँ पे खुद को बचा रही थी, वो गुस्सा होते हुए कहती है ये दोनों बच्चे तो बहुत ज्यादा शरारती हैं। जबकि वो दोनों बच्चे वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए एंसेस्टर से कहते हैं ब्रदर जू यंग आपको ये परफॉर्मेंस कैसी लगी। तभी चंग वहाँ पे एंसेस्टर जू यंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है ब्रदर जू यंग अब ये शो खत्म हो चुका है और साथ ही हमारा गेम भी खत्म हुआ, बाय बाय, अब हम लोग जा रहे हैं क्योंकि हम लोग इस गेम को जीत चुके हैं। उन डीमन किड्स की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एंसेस्टर अचानक से वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहते हैं तो ऐसी बात है, तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग इतनी आसानी के साथ इस गेम को जीत जाओगे। और ये कहकर एंसेस्टर वहाँ पे अपनी टाइम एंड स्पेस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजाकर कहते हैं स्पेस रिवर्स। और एंसेस्टर कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे टाइम रिवर्स होना शुरू हो गया था, वो कोलैप्स धीरे धीरे पहले की तरह नॉर्मल होने लगा था और देखते ही देखते वो जगह पूरी तरह से ठीक हो जाती है। देखने से ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं है। और तभी एंसेस्टर वहाँ पे एक पफे से अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को रिलीज करते हुए उसे अपने हाथों में ले आते हैं और अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों डीमन किड्स को खींचकर अपने सामने ले आते हुए कोल्ड टून में कहते हैं तुम लोगों का गेम खत्म भी हो गया, जबकि मेरा गेम तो अभी बस शुरू ही हुआ है। एंसेस्टर कैसे कहते हैं हम देखते हैं कि वो दोनों डीमन किड्स एंसेस्टर के सामने आके कहते हैं। खैर जैसे ही वो दोनों वहाँ पे नीचे आके कहते हैं तो वो दोनों तुरंत ही वहाँ पे अपनी जगह पे खड़े होकर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि लिंगो वहाँ पे उनके रास्ते में आते हुए उन दोनों का रास्ता रोक देता है और साथ ही साथ अपने वेपन को बाहर निकालते हुए कोल्ड टून में उनसे कहता है ऐसा करने की सोचना भी मत। और ये कहकर जब वो लोग वहाँ पे दूसरी दिशा की तरफ भागने की कोशिश करते हैं तो मिस निंग्यू और एंसेस्टर के बाकी के डिसेबल्स भी वहाँ पे उनका रास्ता रोक लेते हैं। और इस तरह अब वो चारों तरफ से घिर चुके थे, नहीं चारों तरफ से नहीं बल्कि पांचों तरफ से। अपना फैंग भी तो वहाँ पे मौजूद था। और तभी एंसेस्टर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कोल्ड टून में उन लोगों से कहते हैं तुम लोग हार गए। भी हम देखते हैं कि मिंग वहाँ पे अपने हाथ ऊपर खड़े करके आगे बढ़ती हुई एंसेस्टर से कहती है ब्रदर जू यंग आखिर अब चाहते क्या हो एक खिलौने जैसी चीज के लिए, हम 12 डिसेबल्स के साथ लड़ना क्या जरूरी है।
है और ये कहकर वो दोनों वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपनी ब्लडी डिमोनिक एस्केपिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दोनों वहाँ से भाग पाते। उससे पहले हम देखते हैं कि एसएटजू अपने डिवाइन सुप्रीम ऑरा का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों को दोबारा से नीचे जमीन पे ला के पटक देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था और साथ ही साथ उन दोनों के ऊपर एसएटजू का ऑरा प्रेशर भी पड़ने लगा था। जबकि इसके साथ ही हम देखते हैं कि उनके वो सो कॉल्ड पावरफुल ट्रॉयज उड़ते हुए खुद ब खुद ही एसएटजू के पास चले जाते हैं, जिन्हें देखकर एसएटजू वहाँ पे कोल्टून में उन दोनों से कहते हैं तुम दोनों के ड्रम्स काफी अच्छे हैं, और ये कहकर एसएटजू उन दोनों के ऊपर से अपना ऑरा हटा देते हैं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ एसएटजू की तरफ आगे बढ़ते हुए गुस्से से कहते हैं हमारे खिलौने हमें वापस करो। लेकिन जैसे वो दोनों वहाँ पे एसएटजू के पास पहुंचते हैं तो एसएटजू उन दोनों को वहाँ पे इनकी औकात दिखाते हुए एक बार फिर से अपने स्पेशल ऑरा को रिलीज कर देते हैं, जिसके चलते वो दोनों उड़ते हुए दोबारा से पीछे जा गिरते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एसएटजू वहाँ पे उन दोनों को देखते हुए कोल्टून में कहते हैं इन खाली ड्रम्स की तरह तुम दोनों भी अंदर से पूरी तरह से खाली हो, तुम दोनों को पता ही नहीं है कि असल में तुम दोनों हो कौन। एसएटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिंग वहाँ पे थोड़ा हैरान होकर एसएटजू से सवाल करते हुए पूछती है ब्रदर जू यंग आखिर आप कहना क्या चाहते हो, जिस पर एसएटजू तो उन्हें वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते। लेकिन मिस निंग वहाँ पे मुस्कुराकर उन दोनों बहन भाइयों को जवाब देते हुए बताती है एसएटजू के कहने का मतलब है कि जिस तरह से ये ड्रम तुम दोनों के खिलौने हैं सेम इसी तरह से तुम दोनों खुद भी किसी और के खिलौने हो। मिस निंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहते हैं अपनी ये बकवास बंद करो क्योंकि हम लोग तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। और ये कहकर मिंग अपनी डिमोनिक एनर्जी को अनलीश करते हुए एसएटजू यंग से कहती है जू यंग तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सब कुछ पता है। और ये कहकर वो दोनों दोबारा से वहाँ पे गुस्से से एसएटजू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं कि तभी एसएटजू वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजा देते हैं और चुटकी बजाते हुए कहते हैं रिवील द रियलिटी। एसएटजू कैसा कहते हैं हम देखते हैं कि उन दोनों के ड्रम्स वहाँ पे खुद ब खुद ही बजना शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर से एक अलग ही तरह की शॉक वेव बाहर निकलते हुए सीधा उन दोनों के साथ जाके टकरा जाती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि एक पल के लिए उन दोनों की सोल को वहाँ पे बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन हम देखते हैं कि उनकी सोल्स उनकी बॉडी से बाहर निकल गई थी और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक से वो दोनों अपने पास में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जैसे ही वो दोनों अपने पास में पहुंचते हैं तो वो दोनों खुद को बहुत ही बुरी तरह से घायल पाते हैं। और जब वो इधर उधर देखते हुए अपने सामने की तरफ देखते हैं तो उन दोनों को अपने सामने अपनी माँ दिखाई देती है, जो कि उन दोनों की रक्षा करने के लिए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन मास्टर के रास्ते में आ गई थी, जो कि पीछे पलटकर आखिरी बार वहाँ पे उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहती है मेरे बच्चों अच्छी तरह से जीना और अपना ख्याल रखना। अपनी माँ के ऐसा कहती हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ अपनी माँ को बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़े एनर्जी ब्लास्ट के साथ उनकी माँ की बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है और उसके खून के छींटे सीधा उन दोनों के ऊपर आके गिरते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारे उन दोनों बच्चों को वहाँ पे इतना बड़ा सदमा पहुंचता है कि उन दोनों को वहाँ पे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर उनके साथ हो क्या रहा है। उन लोगों को अपने सामने एक और मास्टर दिखाई देता है जिसने अभी अभी उन दोनों की माँ को मारा था। उसे देखकर वो दोनों ही बहुत ही तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो ओल्ड मास्टर सिर्फ अपने एक इशारे से ही उन दोनों को अपनी जगह पे फ्रीज करते हुए उन्हें अपना डिमोनिक पपेट बना लेता है। और उन्हें अपना डिमोनिक पपेट बनाने के बाद वो ओल्ड मास्टर वहाँ से जाते हुए कहता है अब तुम दोनों को अपने छोटे से दिमाग के ऊपर और ज्यादा बोझ डालने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे तुम्हारा माता पिता, तुम्हारा मास्टर, तुम्हारा सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे साथ आओ, हम लोग अपने घर जा रहे हैं। उस ओल्ड मास्टर कैसा कहते हम देखते हैं कि उन दोनों बहन भाइयों का वहाँ पे रूप बदलना पूरी तरह से शुरू हो गया था और साथ ही साथ उनकी बॉडी से काफी ज्यादा खतरनाक डिमोनिक स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। और सबसे अजीब बात उन दोनों की आंखों का कलर भी वहाँ पे चेंज हो गया था। उसके बाद उनके साथ क्या हुआ था वो दोनों खुद अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए हम देखते हैं कि वो दोनों वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं। वो साथ ही साथ वो वहाँ पे अपनी माँ को याद करते हुए जोर जोर से रोना शुरू कर देते हैं। वो दोनों वहाँ पे रोते हुए कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। उन दोनों डीमन किड्स को वहाँ पे इस तरह से रोते हुए देखकर फ्रैंक के साथ साथ बाकी सभी लोग भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं आखिर अचानक से इन दोनों बच्चों के साथ क्या हो गया, ये इस तरह से रो क्यों रहे हैं। उन दोनों को वहाँ पे इस तरह से रोते हुए देखकर एसएटजू वहाँ पे उन दोनों के सामने चले जाते हैं और वो दोनों वहाँ पे रोते हुए एसएटजू यंग से कहते हैं ब्रदर जू यंग कह दीजिए कि ये सब झूठ था, आपने बस हमें हराने के लिए ये सब किया था, बोल दीजिए कि वो सब झूठ था, हम ठीक कह रहे हैं ना, वाकई में वो झूठ था ना। और ये कहते कहते जब वो दोनों वहाँ पे एसएटजू के फेस को देखते हैं तो वो दोनों खुद ही वहाँ पे रोते हुए कहने लगे थे नहीं वो झूठ नहीं था बल्कि वही हमारी हकीकत थी जिससे आज तक हम लोग भागते हुए आ रहे थे। और वो दोनों बेचारे वहाँ पे रोते रोते एक दूसरे को हका लेते हैं और टैंक बेचारा वहाँ पे अपनी सिस्टर के गले लाके रोते हुए कह रहा था सिस्टर मुझे माँ की याद आ रही है। जिस पे हम देखते हैं कि मिंग जो कि उसकी बड़ी बहन थी वो उसे तसल्ली देते हुए कहती है मेरे भाई मैं भी माँ को बहुत ज्यादा मिस कर रही हूँ। और ये कहकर वो वहाँ पे एसएटजू की तरफ देखकर जान सर के सभी रिसालस की बोन्स को बाहर निकाल कर उन्हें वहाँ पे एसएटजू को देते हुए कहती है ब्रदर जू यंग हम ये सब कुछ आपको देने को तैयार हैं, पर बदले में आपको हमसे वादा करना होगा कि आप उस पर्सन को बहुत ही बुरी मौत दोगे। मिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जंग भी वहाँ पे खुद को संभाल कर अपनी जगह पे खड़ा होकर वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है उसने हमारी माँ को मारा था और अब वो टैलेंट को भी डिस्ट्रॉय करना चाहता है। प्लीज सिस्टर आपको हमारे लिए उसे खत्म करना ही होगा, वह चाहे अपने इस गुनाह के भुगतान के लिए हमें अपनी
अपनी जान ही कुर्बान क्यों ना करनी पड़े। और ये कहकर वो दोनों मिलकर इंशेट टैलेंट के डिसेबल्स की सारी बोन्स एसाटजू की तरफ बढ़ा देते हैं, जो देखकर एसाटजू वहाँ पे उन दोनों से कोल्ड टोन में सवाल करते हुए पूछते हैं, मैं तुम दोनों को बदला लूंगा, पर वो पर्सन है कौन। एसाटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों बहन भाई सोच में पड़ जाते हैं, पर हम देखते हैं कि मिंग वहाँ पे अपने मन ही मन में फैसला बना चुकी थी कि वो उस पर्सन के बारे में एसाटजू को सब कुछ बता देगी। लेकिन जैसे वो उस पर्सन के बारे में बताने के लिए अपना मुंह खोलती है तो हम देखते हैं कि अचानक से उसकी बॉडी में क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट के साथ उसकी बॉडी वहीं पे एक्सप्लोड हो जाती है। जो देखकर जैसे चैंग उसे बचाने के लिए आगे बढ़ता है तो हम देखते हैं कि उसकी बॉडी भी वहाँ पे एक्सप्लोड हो जाती है, जो देखकर एसाटजू के सभी डिसेबल्स को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। ये सब कुछ एसाटजू भी वहाँ पे बहुत ही गौर से देख रहे थे, जबकि लिंगू वहाँ पे ये सब कुछ देखकर अपना दिमाग चलाते हुए कहता है, इस सब के पीछे जो कोई भी था वो नहीं चाहता था कि ये दोनों उसके बारे में हमें कुछ भी बताए। लिंगू की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंग्यू भी उदास होते हुए कहती है, इनके मरने के साथ ही हमारे सारे सबूत भी खत्म हो गए। मिस निंग्यू के ऐसा कहते हम देखते हैं कि एसाटजू वहाँ पे कोल्ड रूम में उन सभी लोगों से कहते हैं, नहीं अब उनकी कोई जरूरत नहीं है, हम लोग वैसे ही उस तक पहुंच सकते हैं। और ये कहकर एसाटजू वहाँ पे उन दोनों के ड्रम्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे एक फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होते हुए सीधा ऊपर आसमान की तरफ जा रहा था, जो देखकर लिंगू वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, ये तो। और इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे सीन चेंज होता है और हम लोगों को वहाँ पे सोल वैली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे दोनों डीमन किड्स के मरने के बाद उनकी सोल्स सोल वैली के अंदर पहुंच चुकी थी, जो कि सीधी वहाँ पे रिवर के अंदर जा गिरती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो दोनों जल्दी वहाँ पे खुद को संभाल कर रिवर से बाहर आ जाते हैं और खुद को संभालते साथ ही चंग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, उस कमीने ने हमारी माँ को मारा था, मैं उससे अपना बदला लेके रहूंगा, अब तक वो हमारा इस्तेमाल कर रहा था और हमें पता भी नहीं था। सिस्टर चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना बदला लेके रहूंगा। लेकिन इससे आगे चंग वहाँ पे कुछ भी कह पाता उससे पहले हम देखते हैं कि मैंग वहाँ पे इसको मुंह बंद करते हुए कहती है, हम लोग आज 8वीं बार मर रहे हैं, इससे पहले हम लोग जितनी बार भी मरकर जिंदा हुए हैं हम लोग अपनी पहले की सारी मेमोरीज भूल चुके होते थे, लेकिन अब की बार हमें सब कुछ याद है। लेकिन अभी मैंग वहाँ पे सब कुछ कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे पानी के अंदर सुनामी आना शुरू हो जाती है। सुनामी को अपनी तरफ आते हुए देखकर वो दोनों वहाँ पे घबरा जाते हैं, जबकि वो सुनामी वो दोनों को उठाकर पानी से बाहर फेंक देती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एक जगह पे एनर्जी इकट्ठा होते हुए उसी ओल्ड मास्टर का रूप ले लेती है, जो कि अपने सोल फॉर्म में वहाँ पे आया हुआ था। और वो वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपनी छड़ी का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों की मेमोरीज को वहाँ पे एक बार फिर से मिटा देता है। जैसे ही उन दोनों की याददाश्त खत्म होती है तो वो दोनों वहाँ पे एक दूसरे को देखकर एक दूसरे से सवाल करते हुए पूछते हैं, आखिर हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। लेकिन इस बात का जवाब उन दोनों में से किसी के पास भी नहीं था, इसलिए हम देखते हैं कि इस मौके का फायदा उठाकर वो ओल्ड मास्टर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहता है, जू यंग ने तुम दोनों को मार दिया था, इसलिए मरने के बाद तुम सोल वैली के अंदर आ गए। वहीं जब वो दोनों उस आवाज का पीछा करते हुए उस ओल्ड मास्टर की तरफ देखते हैं तो वो दोनों भागकर वहाँ पे ग्रैंडफादर चिल्लाते हुए जाकर उसे जल्दी से हक कर लेते हैं। और वो दोनों वहाँ पे उस ओल्ड मास्टर को हक करते हुए कहते हैं, जू यंग ने हमें एक बार फिर से खत्म कर दिया, प्लीज ग्रैंडफादर हमें एक और मौका दीजिए, मैं और सिस्टर मिलकर जू यंग से जरूर बदला लेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि वो ओल्ड मास्टर उन दोनों को समझाते हुए कहता है, अभी के लिए तुम दोनों की सोल्स अनस्टेबल हो चुकी हैं, इसलिए फिलहाल के लिए तुम दोनों यहाँ पे रेस्ट करो और जू यंग को मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम्हारे ग्रैंडफादर अब उसे जाकर पर्सनली हैंडल करेंगे। अपने ग्रैंडफादर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो दोनों भी वहाँ पे इसके लिए मान जाते हैं और वो दोनों खुशी खुशी रेस्ट करने के लिए दोबारा से उस लेक के अंदर जंप लगा देते हैं, जो देखकर वो बुढ़ाऊ वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए को टेलीपोर्ट होता वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग एसाटजू यंग और उनके डिसेबल्स को देखते हैं, जहाँ पे अभी भी उनके सामने वो फॉर्मेशन बनी हुई थी। और अब तक एसाटजू ने उन 12 में से जितने भी डिसेबल्स को मारा था एसाटजू ने उनके आर्टिफैक्ट्स भी ले लिए थे और उन सभी मरे हुए डिसेबल्स के आर्टिफैक्ट्स उस फॉर्मेशन के अंदर ही घूम रहे थे। एसाटजू वहाँ पे सभी लोगों को बताते हैं कि इस फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए हम लोग इस सब के पीछे जो कोई भी है उस तक पहुंच सकते हैं। एसाटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, तो आपकी कहने का मतलब है कि उन 12 डिसेबल्स को खत्म करने के बाद अगर हम उनके डिवाइन आर्टिफैक्ट को ले लेते हैं तो हमें खुद ब खुद ही उस पर्सन के बारे में पता चल जाएगा जो कि इस सब के पीछे है। ये तो वाकई में बहुत ज्यादा कमाल की बात है। फैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जिया उसे वहाँ पे डांटते हुए कहती है, बेवकूफ कहीं के, पर उन आर्टिफैक्ट्स को ढूंढना इतना ज्यादा भी आसान नहीं होने वाला, क्योंकि अगर ये काम इतना ज्यादा आसान होता तो अब तक एसाटजू उसके बारे में पता लगा चुके होते। जिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगू भी वहाँ पे उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, और ऊपर से आज से पहले मैंने कभी भी 9 रियल्म्स के अंदर इन डिवाइन आर्टिफैक्ट्स के बारे में कुछ भी नहीं सुना, और जब से ये डिवाइन आर्टिफैक्ट्स अपीयर हुए हैं तब से एक अनजान पावर भी यहाँ पे आ गई है, जिसका सोर्स क्या है उसके बारे में कोई भी नहीं जानता। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस निंग्यू वहाँ पे कहती है, मुझे तो लगता है कि वो अननोन पावर हमारे टान एसेट को टारगेट करना चाहती है। और ये कहकर मिस निंग्यू
एसाटाजू को देखते हुए कहती है, सिस्टर आपके इस बारे में क्या कहना है? जिस पे एसाटाजू जवाब देते हुए कहते हैं, ये तो सीनियर ब्रदर ही बताएगा। और ये कहकर एसाटाजू वहाँ पे चुटकी बजाकर टेलीपोर्टेशन पोर्टल ओपन कर देते हैं। इसकी दूसरी तरफ हम लिंगजू को देखते हैं जो कि रिवर के अंदर बैठा हुआ नहा रहा था। एसाटाजू उसे खींचकर अपने सामने ले आते हैं, वो भी बिना कपड़ों के। और बिना कपड़ों के वहाँ पे इस तरह से सबके सामने आते हुए वो बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। वो सभी को देखकर वहाँ पे शर्मिंदा होते हुए कहता है, क्या इत्तेफाक की बात है कि जूनियर ब्रदर के साथ साथ तुम लोग भी यहाँ पे मौजूद हो। लेकिन लिंगजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस चूचू और जिया दोनों उसे वहाँ पे काटते हुए कहती हैं, वैसे सच कहूँ तो तुम्हें ऐसे देखते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पे उसके सामने आते हुए कहता है, हे अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें क्या अच्छा लग रहा है। इस दौरान हम देखते हैं कि लिंगजू जल्दी से वहाँ पे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए नए कपड़े पहन लेता है और सीधे एसाटाजू के पास आते हुए उनके कान में कहता है, जूनियर ब्रदर अगली बार जब भी तुम मुझे बुलाओ तो पहले मुझे उसके बारे में इन्फॉर्म कर देना। और ये कहते कहते लिंगजू की नजर वहाँ पे अपने सामने मौजूद उस डिवाइन फॉर्मेशन के ऊपर पड़ती है जिसके अंदर वो डिवाइन आर्टिफैक्ट्स घूम रहे थे, जिन्हें देखकर लिंगजू वहाँ पे एसाटाजू से पूछता है, ये सब क्या है? जिस पे एसाटाजू कोल्ड टोन में उसे जवाब देते हुए कहते हैं, यही है वो डिवाइन आर्टिफैक्ट है। एसाटाजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगजू वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, ओह तो तुमने मुझे यहाँ पे इसलिए बुलाया था, रुको मैं अभी इस मैटर को सॉल्व कर देता हूँ। और ये कहकर जैसे वो वहाँ पे अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनमें से एक डिवाइन आर्टिफैक्ट को बाहर निकालने की कोशिश करता है तो उसकी लाख कोशिश के बावजूद भी वो आर्टिफैक्ट वहाँ पे बाहर निकल कर नहीं आता। जो देखकर लिंगजू वहाँ पे पलट कर एसाटाजू को बताता है, ये डिवाइन आर्टिफैक्ट्स और इनके अंदर जो पावर है वो हमारे 90 एलम से बिलोंग नहीं करती और न ही ऐसी अजीब सी पावर को आज से पहले मैंने कभी देखा है। अब लिंगजू की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि एसाटाजू उसे वहाँ पे कोल लुक के साथ देखकर उससे सवाल करते हुए पूछते हैं, तुम मास्टर कहाँ है, उन्हें बुलाओ यहाँ पे। एसाटाजू की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारे लिंगजू को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो पीछे हटते हुए कहता है, माफ करना पर मास्टर कहाँ है, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। लिंगजू की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि एसाटाजू उसे गुस्से से वहाँ पे घूर कर देखते हैं, जो देख लिंगजू वहाँ पे घबराते हुए कहता है, हाँ रुको रुको मैं अभी उन्हें ढूंढ कर लाता हूँ। और ये कहकर एसाटाजू वहाँ पे उसके लिए टेलीपोर्टेशन पोर्टल को ओपन कर देते हैं। किस दौरान हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर भी धीरे धीरे वहाँ पे एसाटाजू के पास आने लगा था, जैसे देखकर लिंगजू वहाँ पे रुक जाता है। वहीं उस ग्रैंड मास्टर को वहाँ पे आते हुए देखकर बर्ने करो आगे बढ़कर उससे सवाल करते हुए पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अब तुम्हें क्या चाहिए? जिसपे हम देखते हैं कि वो बड़ा एसाटाजू को ग्रीट करके जवाब देते हुए कहता है, मैं दोबारा से डीमंस का शिकार करने के लिए निकल रहा था और बस एक आखिरी बार एसाटाजू को अलविदा कहने के लिए आया था। ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस चूचू उससे कहती है, तुमने तो 50 एलम के ऑलरेडी सबसे बड़े डीमन को मौत के घाट उतार दिया है, तो अब तुम कौन से डीमन का शिकार करने जा रहे हो? और वैसे भी तुम्हारी इंजरीज अभी अभी हील हुई हैं, तो बेहतर होगा कि तुम अपने घर जाकर आराम करो। जिसपे हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, एक स्पिरिट फॉक्स लोगों को मारते हुए उनके ट्रेस को चुरा रहा है, उसने हमारे 5th एलम के अंदर तबाही मचा रखी है और जब तक वो खत्म नहीं हो जाता मैं चैन से नहीं बैठने वाला। ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंग उसे वहाँ पे इजाजत देते हुए कहता है, तो फिर तुम यहाँ पे खड़े खड़े किस बात का इंतजार कर रहे हो, जाओ और जल्दी से उसे खत्म करके वापस गुड न्यूज लेकर आओ। लेकिन फेंग की यह बात सुनकर हम देखते हैं कि वो ग्रैंड मास्टर तभी वहाँ से नहीं जाता, जो देखकर बर्ने करो आगे बढ़कर उससे सवाल करते हुए पूछता है, अब तुम यहाँ से क्यों नहीं जा रहे हो? जिसपे हम देखते हैं कि वो ग्रैंड मास्टर एसाटाजू को ग्रीट करते हुए कहता है, उस फोक्स स्पिरिट के पास एक ऐसा खतरनाक ट्रायल मौजूद है जो कि हेवन एंड अर्थ दोनों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसलिए मैं एसाटाजू से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, सिस्टर आपके पास डिवाइन पावर है जिसका इस्तेमाल करते हुए आपने हमारे 5th एलम को कोलैप्स होने से बचाया था और अब दोबारा आप ही हमारे 5th एलम को बचा सकते हैं, प्लीज हमारी मदद कीजिए 5th एलम को बचाने में। ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसाटाजू जो कि अपने हेलगोड वाले सिंहासन के ऊपर बैठे हुए अपनी चाय पी रहे थे, वो कोल लुक के साथ ग्रैंड मास्टर की तरफ देखते हैं, जो देखकर एक पल के लिए बेचारा ग्रैंड मास्टर वहाँ पे घबरा जाता है। तभी हम देखते हैं कि एसाटाजू अपने हेलगोड वाले सिंहासन के ऊपर से खड़े होते हुए कोल्ड रूम में उससे कहते हैं, रास्ता दिखाओ, कहाँ है वो स्पिरिट फॉक्स? एसाटाजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर खुशी खुशी उन्हें अपने पीछे लेकर आगे बढ़ जाता है। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि लिंगजू चुपके से वहाँ से निकलने लगा था, लेकिन एसाटाजू जाते जाते वहाँ पे कोल्ड रूम में उससे कहते हैं, सीनियर ब्रदर भूल मत जाना कि तुम्हें मास्टर को ढूंढ कर लाना है। जिसपे हम देखते हैं कि लिंगजू जवाब देते हुए कहता है, जूनियर ब्रदर चिंता मत करो, मैं जल्दी मास्टर को ढूंढ कर लाऊंगा। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग मास्टर जूजियान को देखते हैं, जो कि अजीब सी जगह पे मौजूद होते हैं और अपनी वाइन पीते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। और जैसे ही उनकी वाइन खत्म होती है तो वो वहाँ पे जूयांग को याद करते हुए कहते हैं, लगता है अगली बार मुझे वाइन के लिए जूयांग से और ज्यादा पैसे लेने होंगे। कहते कहते हम देखते हैं कि मास्टर जूजियान को वहाँ पे अचानक से एक अजीब सी पावर का एहसास होता है, जिसे महसूस करके वो भी चौकन्ना हो गए थे, लेकिन वो वहाँ पे कुछ सोए समय पाते। उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक से वो वहाँ पे खुद ब खुद ही बेहोश होना शुरू हो जाते हैं और जब उन्हें दोबारा वहाँ पे होश आता है तो वो खुद को डीप ब्लड पूल के अंदर बंधा हुआ महसूस करते हैं। और मास्टर जूजियान वहाँ पे उस जगह को बहुत ही गौर से देखते हुए कहते हैं, तो मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तुम काफी समय पहले ही अवेकन हो गए थे। मास्टर जूजियान कैसे कहते हैं हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे उनके सामने डार्क ऑरा फैलना शुरू हो जाता है और उसके अंदर से खतरनाक आवाज सुनाई देती है, जो कि मास्टर जूजियान से कहता है, तुम्हारा वो डिसेबल सच कहूँ तो उतना ज्यादा बुरा भी नहीं है, पर मेरे डिसेबल के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं है। और उस आवाज के ऐसा
कहते ही हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे एक रूप लेना शुरू कर दिया था। उस एंटिटी को देखते हुए ऐसा लग रहा था कि पूरा यूनिवर्स उसके अंदर ही समाया हुआ है। और वो अजीब सी एंटिटी मास्टर जूजियन से कहती है, जानते हो मेरे डिसेबल ने सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर पूरे यूनिवर्स को मास्टर कर लिया और तुम्हारा वो सो कॉल्ड पावरफुल डिसेबल जू यंग अभी पूरी तरह से 9 रियल्म्स को भी नहीं समझ पाया। मुझे लगता है वो तुम्हारे बताए हुए रास्ते पर चलने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। तो एंटिटी की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जूजियन अचानक से वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए उससे कहते हैं, आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। इस पर हम देखते हैं कि वो अजीब सी एंटिटी अचानक से जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है और बहुत ही मिस्टीरियस तरीके के साथ मास्टर जूजियन को देखते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मैं हमारे गेम को आगे कंटिन्यू करने के लिए आया हूँ, क्या तुम भूल गए। और उस एंटिटी के ऐसा कहते ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलता है एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेल्थ गोड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, एसएसटजू उन दोनों डीमन किड्स को पकड़ते हुए उन दोनों के सामने उनका पास्ट ले आते हैं, जिसके अकॉर्डिंग उनके अपने मास्टर ने ही उनकी माँ को मारा था और उसके बाद उन दोनों को अपना डीमन पपेट बना लिया था। ये जानकर बेचारे वो इतना ज्यादा दुखी हो जाते हैं कि वो वहाँ पे एसएसटजू से रिक्वेस्ट करते हुए कहने लगे थे कि प्लीज आप हमारी जान ले लो पर बदले में हमारे मास्टर को मौत के घाट उतार दो। जिसमें एसएसटजू उन दोनों से सवाल करते हुए पूछते हैं, तुम्हारा मास्टर कौन है। लेकिन वो दोनों अपने मास्टर के बारे में बता पाते उससे पहले हम देखते हैं उन दोनों की वहाँ पे मौत हो जाती है। जिसके बाद उन दोनों की आंख दोबारा सोल वैली के अंदर खुलती है और वहाँ पे उनका मास्टर जो कि 12 डिसेबल्स में से एक था, वो दोनों उसे अपना ग्रैंड मास्टर समझते थे, वो वहाँ पे आते हुए उन दोनों की मेमोरीज को दोबारा से मिटा देता है और एक बार फिर से उन्हें एसएसटजू के खिलाफ कर चुका था। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि एसएसटजू वहाँ पे लिंगजू से कहते हैं कि मास्टर को बोलो कि वो मुझसे आकर मिले। इस बीच ग्रैंड मास्टर वहाँ पे एसएसटजू के पास आकर उनसे रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं कि 50 एलएम के अंदर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डीमन अपीयर हुआ है और मैं चाहता हूँ कि उसे खत्म करने में आप मेरी मदद करो। ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएसटजू उसके साथ चल पड़ते हैं। जबकि एपिसोड के एंड में हमने देखा था एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एंटिटी ने मास्टर जूजियन के ऊपर हमला करते हुए उन्हें वहाँ पे पकड़ लिया था और साथ ही साथ उन्होंने वहाँ पे बताया था कि उनका डिसेबल जू यंग से बहुत ज्यादा पावरफुल बन चुका है। उसने सिर्फ 3 दिनों के अंदर अंदर ही पूरे यूनिवर्स को मास्टर कर लिया था और वो दोबारा किसी गेम को स्टार्ट करने की भी बात करते हैं। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को एक डीमन मेंशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक बहुत बड़े कढ़ाई के अंदर एक इंसान का मांस बनाया जा रहा था। इस दौरान हम वहाँ पे 12 डिसेबल्स में से एक लिंगू को देखते हैं जो कि अपने सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ इंसानों के मांस को खा रहा था। लिंगू जो कि वहाँ पे उस मांस के मजे ले ही रहा था कि तभी अचानक से उसे वहाँ पे एहसास होता है कि एसएसटजू यंग उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये एहसास होते ही हम देखते हैं कि वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, जू यंग तो काफी जल्दी यहाँ पे आ रहा है। इस दौरान हम देखते हैं कि एक सोल्जर वहाँ पे भागते हुए आकर उसे बताता है, मास्टर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, जू यंग ने यहाँ पे आते हुए हमारे ऊपर अटैक कर दिया है। अपने उस सोल्जर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिंगू को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उस गोश्त को उस कढ़ाई के अंदर फेंकते हुए उसे भी वहाँ पे गिरा देते हैं और खुद अपनी सिंहासन के ऊपर खड़े होते हुए कहते हैं, ये तो अच्छी बात है, आने दो उसे, मैं भी ये जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ कि ट्याल इंसेक्ट के एंसेस्टर का मांस खाने में कैसा होगा। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि लिंगू के फेस के ऊपर एक ईवल स्माइल आ जाती है। वो वहाँ पे एसएसटजू को खाने के सपने देख रहा था, पर वो कहाँ जानता था कि वही जू यंग की उसकी मौत बनने वाला है। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को डीमन रेस माउंटेन फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एसएसटजू अपने सभी डिसेबल्स के साथ ग्रैंड मास्टर का पीछे करते हुए वहाँ पे आ जाते हैं और वो सभी लोग वहाँ पे बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे थे। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि फेंग और बर्नी क्रो मिलकर वहाँ पे अपने रास्ते में आने वाले सभी बेस्ट को खत्म करते जा रहे थे, जहाँ पे फेंग उन डीमंस को खत्म करने के लिए अपने स्पीयर का इस्तेमाल कर रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्नी क्रो अपनी डीमन पावर्स के साथ साथ अपनी डिमोनिक फ्लेम का भी इस्तेमाल कर रहा था। वो दोनों मिलकर वहाँ पे एक साथ इतने सारे डीमंस को मार देते हैं कि वहाँ पे डीमंस की लाशों का ढेर लग गया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पे फ्लेक्स करते हुए कह रहा था, देखा तुमने मेरा कमाल। जिसपे हम देखते हैं कि बर्नी क्रो उससे कहता है, कुछ मामूली से डीमंस जिन्होंने अभी तक अपनी ह्यूमन फॉर्म भी नहीं ली थी, उन्हें खत्म करते हुए तुम इतना सारा फ्लेक्स कर रहे हो, यकीन नहीं होता। पर बोलो मादे, इस सब में मैंने भी तुम्हारा साथ दिया है। और ये कहकर बर्नी क्रो वहाँ पे फ्लेक्स करने लगा था। जबकि फेंग वहाँ पे उससे कहता है, इन सारे डीमंस की मैजिक कोर्स को हम अपने साथ ले जाएंगे और उसे ले जाकर अल्केमी मास्टर को दे देंगे, जिसके बाद वो इन डीमन कोर्स का इस्तेमाल करते हुए पिल्स बनाएगा और बाद में वो सारी पिल्स हमारी कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा काम आएंगी। फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम शो ऑफ तो बहुत ज्यादा करते हो, लेकिन सच कहूँ तो शो ऑफ करने के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी काफी अच्छा चलता है। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंग भी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है, मेरे दोस्त तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं है, तुम भी काफी ज्यादा कमाल के हो। उन लोगों के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वहाँ पे उन दोनों के ऊपर डीमन मैजिक कोर्स की बारिश होने लगी थी, क्योंकि उन लोगों ने वहाँ पे इतने सारे डीमंस को मार दिया था कि अब उनसे उन डीमन मैजिक कोर्स को संभाला भी नहीं जा रहा था। जो देखकर जिया वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहती है, ये बेवकूफ कहेंगे कभी नहीं सुधरने वाले। लेकिन इस मौके का फायदा उठाकर
मिस चूचू अपनी स्टोरी बैग को लेकर वहाँ पे आगे बढ़ जाती है और वहाँ पे एक एक करके उन सारी डीमंस कोर को इकट्ठा करना शुरू कर देती है और उन्हें इकट्ठा करने के साथ साथ वो वहाँ पे उन दोनों की तारीफ करते हुए कह रही थी, आई लव यू गाइस, तुम लोगों ने तो कमाल ही कर दिया, तुम लोगों की मदद से अब मैं कुछ ही समय में बहुत ज्यादा अमीर बन जाने वाली हूँ। और ये कहकर वो उन दोनों को ही वहाँ पे एक एक किसी भी दे देती है। वहीं ग्रैंड मास्टर जो कि ऐसा बहुत ही गौर से देख रहा था, इस दौरान हम देखते हैं कि एक डीमन कोर उड़ते हुए उसके पास आ गई है और वो वहाँ पे सभी की नजरों से बचते हुए अपनी पुल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक डीमन कोर को वहाँ पे उठा लेता है। उसे लग रहा था कि शायद उसे किसी ने भी नहीं देखा होगा, लेकिन मिस चूचू अपने टेस्ट को भला किसी और के हाथों में कैसे जाने दे सकती है। इसलिए हम देखते हैं कि मिस चूचू वहाँ पे उसके पास आते हुए ग्रैंड मास्टर के हाथों में मौजूद उस डीमन कोर को लेते हुए उससे कहती है, थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। ये देखकर ग्रैंड मास्टर को वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्सा होते हुए कहता है, तुम लोगों को क्या लगता है डीमन को कैप्चर करना क्या है? डीमंस को पकड़ना, शो ऑफ करना या पैसा कमाने का कोई गेम नहीं है। ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस चूचू मुस्कुराकर उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहती है, अगर हम इन डीमन कोर्स को नहीं लेते और इन्हें यहीं पे छोड़ देते हैं तो ये डीमन कोर्स किसी ऐसे पर्सन के हाथों में लग जाती है जिसकी इविल इंटेंशंस होते हैं, तो वो इनका इस्तेमाल किसी गलत काम में कर सकता है। तो उससे तो बेहतर ही होगा कि इन डीमन कोर्स को हम ही ले ले। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? मिस चूचू ने अपने इस जवाब के साथ बेचारे ग्रैंड मास्टर की बोलती ही बंद कर दी थी। पर अचानक से हम देखते हैं कि वो वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुम लोगों को पता भी है कि 5th एलिमेंट के अंदर कितने ही लोगों ने इन डीमंस की वजह से अपने घरों को खोया है और न जाने कितने ही लोग इन डीमंस की वजह से मारे गए हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे ग्रैंड मास्टर की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे। इस बीच हम देखते हैं कि कोई पर्सन चुपके से उनके पीछे से निकलता है, जिसका एहसास मिस निंगयू को भी हो जाता है। और ये एहसास होते साथ ही मिस निंगयू वहाँ पे एसाटोज़ू से कहती है, सिस्टर वो टेल वाला बच्चा अभी तक भी हमारा पीछा कर रहा है। जब से हम लोगों ने डीमन फॉरेस्ट के अंदर एंटर किया है वो लगातार हमारा पीछा करते हुए आ रहा है। मिस निंगयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसाटोज़ू उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहते हैं, छोड़ो उसकी फिक्र मत करो। जबकि हम देखते हैं कि वो टेल बॉय दूर से वहाँ पे लोगों के ऊपर नजर रखने लगा था। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर वहाँ पे भाषण देते हुए कह रहा था, तुम सभी लोग आउटसाइडर्स हो, इसलिए तुम लोग ये कभी भी नहीं जान पाओगे कि हम 5th एलिमेंट के लोगों को डीमन से कितनी ज्यादा नफरत है। डीमन हंटर होना एक बहुत ही बड़ी और जिम्मेदारी वाली पोजीशन है। ये 5th एलिमेंट के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी जंग है और शायद तुम्हें नहीं पता होगा, डीमन हंटर्स बिना अपनी जान की परवाह किए ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए सब कर रहे हैं, ना कि पैसों और शो ऑफ के लिए। लेकिन अभी बेचारा ग्रैंड मास्टर वहाँ पे भाषण देते हुए ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसके पीछे एक बहुत बड़ा डिमोनिक बीस्ट अपीयर होता है, जिसका एहसास जैसे वहाँ पे ग्रैंड मास्टर को होता है तो उसके रोंगटे ही खड़े हो गए थे। और अभी थोड़ी देर पहले तक जो वो महान बनने का दिखावा कर रहा था, अब वो घबराते हुए डर के मारे पीछे हटने लगा था। और पीछे हटते हुए सिर्फ वहाँ पे एसाटोज़ू के पास आ जाता है, जो देखकर लिंगू वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हम लोग डीमन टेरिटरी के अंदर है तो तुम्हें यहाँ पे इस तरह से केयरलेस नहीं होना चाहिए, तुम्हें यहाँ पे फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए। यहाँ पे कभी भी किसी भी समय हमारा मुकाबला डीमंस के साथ हो सकता है। मुझे लगता है तुम अपने डीमन हंटर्स के रूल्स को भूल चुके हो। लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर को वहाँ पे थोड़ा गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से से अपनी जगह पे खड़ा होते हुए कहता है, इस डीमन के साइज को देखो, अब तक ये न जाने कितने ह्यूमंस को मार चुका होगा। ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस डीमन बीस्ट को भी वहाँ पे गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से ग्रैंड मास्टर को देखते हुए वहाँ पे जोर जोर से दहाड़ने लगा था, जो देखकर ग्रैंड मास्टर वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, 5th एलिमेंट के लोगों के लिए आज चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें यहाँ पे खत्म करके रहूंगा। लेकिन ये कहते कहते हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर अपनी जान बचाते हुए काफी पीछे चला गया था। वो सोच रहा था कि शायद एसाटोज़ू उसे बचाते हुए अकेले उस डीमन बीस्ट को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बनने को रो ग्रैंड मास्टर के पास जाते हुए कहता है, तुम काफी अच्छा भाषण दे लेते हो, तुम्हें तो इलेक्शंस में खड़ा होना चाहिए। खैर ये सब छोड़ो, क्योंकि अब तुम अकेले इस बीस्ट को खत्म करना चाहते हो तो इसलिए मास्टर ने अभी तक उस बीस्ट के ऊपर हमला नहीं किया, तो तुम्हारे पास मौका है, तुम अकेले इस डीमन बीस्ट का मुकाबला कर सकते हो। बनने को रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा ग्रैंड मास्टर वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से हड़बड़ा जाता है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो डीमन एक बार फिर से जोरदार दहाड़ मारते हुए कहता है, ह्यूमंस दफा हो जाओ यहाँ से। इस बीच हम देखते हैं कि एसाटोज़ू की नजर वहाँ से निकल रहे ब्लडी ओरा के ऊपर पड़ती है और साथ ही साथ वो वहाँ पे उस डीमन बीस्ट की टेल को भी देख लेते हैं, जो देखकर एसाटोज़ू को वहाँ पे सारा माजरा समझ आ गया था कि ये डीमन बीस्ट कोई और नहीं बल्कि वही टेल वाला बच्चा है जो कि अब तक उनका पीछा करते हुए आ रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि एसाटोज़ू वहाँ पे मुस्कुराकर आगे बढ़ते हुए कहते हैं, इंटरेस्टिंग। और ये कहकर जैसे जैसे एसाटोज़ू वहाँ पे आगे बढ़ रहे थे वो डीमन बीस्ट वैसे वैसे घबराते हुए पीछे होता जा रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एसाटोज़ू अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने हाथ को ऊपर हवा में उठाते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि ऊपर हवा में एसाटोज़ू का डिवाइन स्पिरिचुअल हैंड बन गया था। अपने उस डिवाइन स्पिरिचुअल हैंड का इस्तेमाल करते हुए एसाटोज़ू उस सो कॉल्ड पावरफुल डीमन बीस्ट को ऊपर हवा में उठा देते हैं, तो देखकर वो डीमन बीस्ट भी वहाँ पे हड़बड़ाते हुए अपने हाथ पैर मारने लगा था कि तभी हम देखते हैं कि एसाटोज़ू वहाँ पे अपने हाथ को हल्का सा झटका देते हुए अपने फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उसे नीचे जमीन पे पटक देते हैं, जिसके साथ ही वो डीमन बीस्ट अपने ह्यूमन फॉर्म में आ गया था। और उसके बाद एसाटोज़ू उसे सीधा वहाँ पे अपने पास ले आते हैं। असल में वो बच्चा एक यंग वुल्फ डीमन था। वहीं जैसे वो बच्चा एसाटोज़ू के सामने आता है तो एसाटोज़ू वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं, कौन हो तुम? एसाटोज़ू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो बच्चा इतना ज्यादा
पर आ जाता है कि वो वहाँ पे एसएटजू से माफी मांगते हुए कहने लगा था, प्लीज प्लीज रुको, मुझे मारना मत, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और ना ही आज तक मैंने कभी ह्यूमंस को खाया है। और ये कहकर वो वुल्फ डीमन वहाँ से भागने की कोशिश करते हुए कहने लगा था, प्लीज जाने दो मुझे। इस तरह हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे आगे बढ़कर उस यंग डीमन वुल्फ को देखते हुए कहता है, ये तो डॉग डीमन लग रहा है। और ये कहकर बर्नी क्रो वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, हे डॉग डीमन, तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे थे? इस तरह हम देखते हैं कि एसएटजू उसे वहाँ पे आजाद करवा देते हैं और आजाद होते साथ ही वो बच्चा गुस्से से वहाँ पे बर्नी क्रो को जवाब देते हुए कहता है, घटिया क्रो कहीं के, मैं कोई डॉग नहीं हूँ बल्कि एक वुल्फ हूँ। उस बच्चे की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्नी क्रो वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे एक कौवा कहा? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कहकर बर्नी क्रो वहाँ पे आगे बढ़ते हुए उस बच्चे को पीटना शुरू कर देता है और साथ ही साथ वहाँ पे उसे गालियां देते हुए कह रहा था, तुम होगे कौवे, बल्कि तुम्हारी पूरी फैमिली कौवों की होगी। अब तुमने इस कौवे को गुस्सा दिला दिया है, अब भुगतो। और ये कहकर बर्नी क्रो वहाँ पे लगातार उसका पीछा करते हुए उसे मारने लगा था। वहीं पीछे की तरफ हम देखते हैं कि मिस निंगयू एसएटजू के पास आते हुए कहती है, 50 एलएम के अंदर कहा जाता है कि कोई भी डीमन या मोस्टर ह्यूमन फॉर्म में नहीं आ सकता और यहाँ पे मौजूद हर एक डीमन की इवल इंटेंशंस होते हैं। कोई भी डीमन अच्छा नहीं होता, लेकिन ये बच्चा तो उनसे बिल्कुल ही अलग है। एक तो इसने ह्यूमन फॉर्म भी ले ली है, ऊपर से मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है, बल्कि ये तो बहुत ज्यादा क्यूट है। वहीं बर्नी क्रो जो कि अभी तक भी उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा कर रहा था, अचानक से उसकी नजर वहाँ पे एक लकड़ी के टुकड़े के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर बर्नी क्रो के फेस के ऊपर एक इवल स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए कहता है, अब मैं तुम्हें मजा चखाता हूँ। और ये कहकर बर्नी क्रो वहाँ पे उस लकड़ी के टुकड़े को सामने की तरफ फेंकते हुए उस बच्चे से कहता है, जाओ और इसे पकड़ कर दिखाओ। बर्नी क्रो के ऐसा कहते ही हम देखते हैं कि वो वुल्फ ऊपर हवा में जंप लगाते हुए उस लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लेता है, जो देखकर बर्नी क्रो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, याहू, मैंने बिल्कुल ठीक कहा था, वाकई में ही तुम एक डॉग ही हो। और ये कहकर बर्नी क्रो वहाँ पे इसका मजाक उड़ाते हुए जोर जोर से हंसने लगा था। बर्नी क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो बच्चा वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना मैं एक वुल्फ हूँ। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि मिस निंगयू की ये बातें सुनकर ग्रैंड मास्टर वहाँ पे आगे बढ़ते हुए कहता है, किसने कहा ये क्यूट है? तो एक डीमोनिक बीस्ट थी ना, तो ये अपनी फितरत नहीं बदल सकता, इसलिए इसके ऊपर टाइम जाया करने से अच्छा है कि हम लोग इसे भी खत्म कर दे। ये कहकर ग्रैंड मास्टर वहाँ पे अपने पास एक क्लिसमैन को बाहर निकाल कर उसकी मदद से डीमन प्रेसिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बेचारे उस यंग वुल्फ के ऊपर अटैक कर देता है, जो देखकर उस बच्चे ने वहाँ पे घबराते हुए अपनी आंखें ही बंद कर ली थी, लेकिन वो क्लिसमैन उसे लग पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि मिस निंगयू उस क्लिसमैन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे खत्म कर देती है, जो देखकर ग्रैंड मास्टर को वहाँ पे एक झटका लगता है और वो गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रही हो? ये एक डीमन है और एक डीमन को देखते साथ ही उसे तुरंत खत्म कर देना चाहिए। ग्रैंड मास्टर की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि वो बच्चा भी वहाँ पे सुधान हो गया था और वो वहाँ पे घुर्राते हुए धीरे धीरे पीछे हटने लगा था, जो देखकर एसएटजू खुद वहाँ पे उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पे जैसे जैसे एसएटजू उसके पास जा रहे थे वैसे वैसे हम देखते हैं कि उसका डर भी खत्म होता जा रहा था और एसएटजू सीधा वहाँ पे उसके पास जाकर कोल्ड टोन में उससे सवाल करते हुए पूछते हैं, तुम यहाँ के डीमन से हमें बचाना चाहते हो? एसएटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लिटिल क्यूट डीमन में अपना सर हिला देता है। ये देखकर ग्रैंड मास्टर वहाँ पे तंज करते हुए कहता है, लो कर लो बात, अब एक डीमन इंसानों को बचाएगा, क्या मजाक है? और ये कहकर वो वहाँ पे एसएटजू का मजाक उड़ाते हुए कहता है, एंसेस्टर आप बहुत ज्यादा शरीफ हैं, ये डीमंस बहुत ज्यादा चालाक होते हैं, इसलिए इन डीमंस की बातों में मत आइए और मेरी मानिए तो अभी के अभी इस डीमन को मौत के घाट उतार दीजिए, वरना ये आगे चलकर हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी करेगा। क्या आप भूल गए कि अभी थोड़ी देर पहले ये कितना ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा था और इसका वो खतरनाक हो रहा अगर मैंने सही समय पे एक्शन ना लिया होता तो ये तो मुझे उस समय ही खत्म कर चुका होता। उस पर ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पे उससे कहता है, क्या ऐसे क्यूट बच्चों को तुम्हारे 50 एलएम के अंदर इतना ज्यादा खतरनाक माना जाता है? इस हिसाब से तो तुम्हारे 50 एलएम के लोग पागल हैं। और ये क्या करें, एसएटजू के सभी डिसेबल्स मिलकर वहाँ पे उस बच्चे को प्यार करने लगे थे। इवन मिस निंगयू तो वहाँ पे प्यार से उसके सर को सहलाने लगी थी, जिसमें हम देखते हैं कि उस बच्चे को वहाँ पे काफी सारा सुकून मिल रहा था। जबकि हम देखते हैं कि मिस चूचू तो वहाँ पे उसकी टेल के साथ खेल रही थी, वो वहाँ पे उसकी टेल को टच करते हुए कहती है, कितनी सॉफ्ट टेल है इसकी। जबकि हम देखते हैं कि मिस निंगयू वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछती है, क्यूट बच्चे तुम्हारा नाम क्या है? उनकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो बच्चा उन्हें जवाब देते हुए कहता है, मेरा नाम अर्गो है। ये सुनकर तो हम देखते हैं कि सभी लोगों को वहाँ पे एक झटका लगता है, क्योंकि अर्गो का नाम 2 कुत्ते होते हैं, वो भी पागल कुत्ते। इसलिए हम देखते हैं कि अर्गो नाम सुनकर उन सभी लोगों को वहाँ पे हंसी आने लगी थी। लेकिन हम देखते हैं कि मिचिया वहाँ पे अपनी हंसी संभाल कर उससे कहती है, अर्गो ये कैसा अजीब सा नाम है? जिसपे हम देखते हैं कि वो बच्चा जवाब देते हुए कहता है, मैं सच कह रहा हूँ, वाकई में मेरा नाम अर्गो है, मेरे डैड मुझे हमेशा इसी नाम से बुलाते हैं। ये सुनकर तो हम देखते हैं कि लोगों की वहाँ पे एक बार फिर से हंसी छूट जाती है, जो देखकर बेचारा अर्गो उनसे सवाल करते हुए पूछता है, क्या ये अच्छा नाम नहीं है? जिसपे हम देखते हैं कि मिचिया अपनी हंसी को छुपाते हुए कहती है, नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा नाम है, बल्कि बहुत ही ज्यादा अच्छा। जबकि पीछे की तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर जो कि उसकी ये सारी बातें बहुत ही गौर से सुन रहा था, वो गुस्सा होते हुए अपने मन में कहता है, ये सभी लोग तो पागल हो चुके हैं, ये बच्चा इन्हें पागल बनाते हुए अपना शिकार बनाने जा रहा है, पर मैं इसकी चाल में नहीं फंसने वाला। मैं अभी इन सभी लोगों को दिखाता हूँ कि एक डीमन की असली फितरत क्या होती है। और ये कहकर
वो वहाँ से थोड़ा पीछे हटते हुए अपने पास एक और तलिस्मैन को बाहर निकाल लेता है, लेकिन वो वहाँ पे उस तलिस्मैन को एक्टिवेट कर पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि अचानक से उसके नीचे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जो कि एक तरह का ट्रैप था। उस फॉर्मेशन के अंदर से काफी सारे टेंटिकल्स बाहर निकलते हुए ऊपर वहाँ में लटका देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारा ग्रैंड मास्टर वहाँ पे तो जरा घबरा जाता है कि वो वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा था, प्लीज मेरी मदद करो। जिसके चलते हम देखते हैं कि सभी लोगों का ध्यान ग्रैंड मास्टर की तरफ चला जाता है और सभी लोग वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ये हमें बेवकूफ कह रहा था, जबकि सबसे बड़ा बेवकूफ तो ये खुद है। इस दौरान हम देखते हैं कि आर्गो को वहाँ पे कुछ डीमंस के आने की आवाजें सुनाई देती हैं, जो देखकर आर्गो वहाँ पे परेशान होते हुए कहता है, नहीं, डीमंस पेट्रोलिंग के लोग यहीं पे आ रहे हैं, अगर उन लोगों ने आपको यहाँ पे देख लिया तो बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और ये कहकर आर्गो जल्दी से आगे बढ़कर उस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके साथ ही ग्रैंड मास्टर वहाँ पे आजाद हो गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि आर्गो जल्दी से वहाँ से भागते हुए कहता है, मेरे पीछे आओ, हमें जितने जल्दी हो सके यहाँ से निकलना होगा। इस दौरान उन लोगों को वहाँ पे उन डीमन पेट्रोलिंग की आवाजें सुनाई देने लगती हैं, जो कि ये गेस कर रहे थे कि जरूर से वहाँ पे कोई इंसान होगा जिन्हें खाने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। जिस पे दूसरे डीमन उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, मेरे भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, इंसानों का मांस खाने में बहुत ज्यादा मजा आता है क्योंकि उनका मांस बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है। ये सुनते ही हम देखते हैं कि बेचारे ग्रैंड मास्टर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और सबसे पहले वही आर्गो के पीछे जाता है, जो कि अभी थोड़ी देर पहले तक उसके ऊपर शक कर रहा था। कि हम देखते हैं कि आर्गो उन सभी को एक छोटे से हॉल के पास ले जाते हुए कहता है, इस हॉल को पार करते हुए हम लोग एक सुरक्षित जगह पे पहुंच जाएंगे। आर्गो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निंग क्रो वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए कहता है, ये तो एक डॉग हॉल है, इसके अंदर से तो बस कोई कुत्ता ही गुजर पाएगा। बर्निंग क्रो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर वहाँ पे आते हुए कहता है, क्या तुम लोग पागल हो गए हो, यहाँ पे खड़े खड़े उन डीमंस के आने का इंतजार कर रहे हो, हमें जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा। ये भले ही एक डॉग हॉल है लेकिन मेरी लाइफ इससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं तो इससे होता हुआ गुजर रहा हूँ। और ये कहकर वो जंप करता हुआ उस डॉग हॉल को पार करने की कोशिश करने लगा था, पर वो हॉल इतना ज्यादा छोटा था कि हम देखते हैं कि बेचारा ग्रैंड मास्टर उसके बीचों बीच फंस जाता है, जो देखकर बेचारा आर्गो वहाँ पे उसकी मदद करने लगा था, लेकिन वो अकेला उसकी मदद नहीं कर पाता। इसलिए हम देखते हैं कि वो एसएटजू और उनके डिसेबल्स की तरफ देखते हुए कहता है, इसे बाहर निकालने में मेरी मदद कीजिए क्योंकि वो डीमंस अब कभी भी यहाँ पे आते होंगे। लेकिन हम देखते हैं कि एसएटजू या फिर उनका कोई भी डिसेबल उनकी मदद करने के लिए आगे नहीं बढ़ता, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारे ग्रैंड मास्टर की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। तो देखकर आर्गो वहाँ पे डिसाइड करता है कि वो खुद अकेले ग्रैंड मास्टर की मदद करेगा। इसलिए हम देखते हैं कि वो ऊपर हवा में जंप लगा देता है और बहुत ही तेजी के साथ ग्रैंड मास्टर को एक मारने के लिए आगे बढ़ गया था। जबकि इस दौरान हम देखते हैं कि एसएटजू अपनी टाइम एंड स्पेस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजा देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि एसएटजू अपने साथ साथ अपने साथियों को टेलीपोर्ट करते हुए वहाँ से काफी दूर चले आते हैं। और जिस जगह पे वो टेलीपोर्ट हुए थे उस जगह का नाम टी फॉरेस्ट था। लेकिन हम देखते हैं कि आर्गो वहाँ पे अपनी किक को रोक नहीं पाता और उसकी किक जाकर सीधा ग्रैंड मास्टर के पिछावड़े में लगती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि बेचारा ग्रैंड मास्टर सीधा आगे जा गिरता है और अब उसकी हालत वाकई में किसी कुत्ते की तरह हो गई थी। इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे आर्गो को गालियां देते हुए कह रहा था, तुम कमीने डीमन कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि आर्गो वहाँ पे बचने के लिए सीधा मिस निंग्यू के पास चला जाता है और वो वहाँ पे टी फॉरेस्ट को देखते हुए कहता है, हम लोग तो जंगल से ऑलमोस्ट बाहर ही आ गए हैं। और ये कहकर वो वहाँ पे एसएटजू यंग की तारीफ करते हुए कहता है, ब्रदर जू यंग आप तो बहुत ही ज्यादा कमाल के हो। वहीं पीछे की तरफ हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर अभी तक भी वहाँ पे बैठा गुस्सा हो रहा था कि तभी अचानक से उसे वहाँ पे कुछ और डीमंस की आवाजें सुनाई देने लगती हैं कि कह रहे थे कि वो लोग यहाँ से ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, उनका पीछा करो। ये सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर वहाँ पे एक बार फिर से इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो तुरंत ही अपनी जान बचाते हुए एसएटजू के पीछे भाग जाता है। जैसे वो लोग वहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो जिया को वहाँ पे कुछ बटरफ्लाइज दिखाई देती है, जिन्हें देखकर जिया वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, ये बटरफ्लाइज तो बहुत ही ज्यादा रेयर है। लेकिन अभी जिया वहाँ पे उन बटरफ्लाइज को देख ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि एक डीमन फ्लावर वहाँ पे उसे खाने के लिए उसके ऊपर हमला करता है, जो देखकर बेचारा आर्गो वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, संभल कर। ये कहकर वो खुद ही डीमन में ट्रांसफॉर्म होते हुए उस डीमन फ्लावर के ऊपर हमला कर देता है। कि वहीं दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं, जिसे वहाँ पे एक स्टोन टैबलेट दिखाई देता है, जिसे देखकर फैंग वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, ये तो काफी ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा है। वो स्टोन टैबलेट भी एक ट्रैप था, क्योंकि जैसे फैंग उसके पास जाता है तो वहाँ पे एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाती है, जो देखकर बेचारे आर्गो को वहाँ पे एक बार फिर से आते हुए उस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करके फैंग को बचाना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ मिस चूजू को वहाँ पे एक टायर बॉक्स दिखाई देता है, जिसे देखकर तो उसके मुंह में पानी आ गया था, लेकिन वो भी एक ट्रैप था, क्योंकि जैसे ही मिस चूजू वहाँ पे उस बॉक्स को ओपन करती है तो वो बॉक्स एक डीमन में ट्रांसफॉर्म होते हुए उसे ही पकड़ लेता है, जो देखकर बेचारा आर्गो वहाँ पे अपने सर पे हाथ मारते हुए कहता है, अरे यार क्या करूं मैं इन लोगों का। और ये कहकर बेचारा आर्गो वहाँ पे मिस चूचू को आजाद करवाने में लग जाता है और इस तरह वहाँ पे एक करके उन सभी की मदद करते हुए वो वहाँ पे बहुत बुरी तरह से थक चुका था। जैसे वो लोग वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो लिंगो और मिस निंग्यू दोनों ही अलग अलग दिशा की तरफ जाते हुए कहते हैं, यहाँ की पैरामोडल एनर्जी काफी ज्यादा खास है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे जो टी ट्रीज मौजूद है वो भी जरूर से बहुत ज्यादा खास होंगे। ये कहकर वो दोनों ही मिलकर वहाँ पे एसएटजू के लिए चाय की पत्तियां ढूंढने में लग जाते हैं, ताकि वो एसएटजू को एक और नई कमाल की और टेस्टी चाय पिला सके। जो देखकर बेचारा आर्गो वहाँ पे चिल्लाते हुए
कहता है ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, आखिर तुम लोग इसे सीरियसली क्यों नहीं ले रहे? क्या तुम लोगों को अपनी लाइफ से प्यार नहीं है? पर कोई भी वहाँ पे आर्गो की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता और सिस्टर निंग्यू तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही शांत दिखाई दे रही है। इस दौरान हम देखते हैं कि एसएटजू अपने हेलगोर वाले सिंहासन को बाहर निकालकर उसके ऊपर विराजमान हो जाते हैं, जबकि निंग्यू एसएटजू के लिए एक नई टाइप की चाय बनाकर ले आती है, जिसे एसएटजू वहाँ पे टेस्ट करते हुए कहते हैं अच्छी है, ये उतनी ज्यादा बुरी भी नहीं है। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं और इस सफर के दौरान बेचारा आर्गो बहुत ही बुरी तरह से थक चुका था। आर्गो वहाँ पे एसएटजू और बाकी सभी को देखते हुए कहता है ये सभी लोग अपने बॉस के चलते बहुत ज्यादा केयरलेस हो गए हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनका बॉस इन्हें कुछ नहीं होने देगा, पर उसके बावजूद भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन लोगों को जंगल से बाहर निकलने में मदद करूं। इसलिए हम देखते हैं कि आर्गो वहाँ पे उन सभी लोगों से कहता है मैं सिर्फ एग्जिट तक ही तुम्हारे साथ आऊंगा, उसके बाद तुम लोगों को जितना जल्दी हो सके डीमन रेस्टारिटी से बाहर निकल जाना होगा। और हाँ याद रहे दोबारा कभी भी मुड़कर यहाँ पे मत आना। लेकिन अभी वो वहाँ पे ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ का पूरा मौसम बदलना शुरू हो जाता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे डीमन लिंगू की एंट्री होती है। एक लिंगू एसएटजू का डिसेबल है और क्योंकि एक और लिंगू की एंट्री हो चुकी है तो इसलिए मैं इसे डीमन लिंगू कहकर ही बुलाऊंगा। उस डीमन लिंगू को देखकर आर्गो वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जबकि डीमन लिंगू आगे बढ़कर प्यार से उसके सर को सहलाने लगा था और उसके सर को सहलाते हुए कहता है बहुत अच्छे मेरे बच्चे, तुमने काफी अच्छा काम किया है। और ये कहकर डीमन लिंगू एसएटजू और उनके डिसेबल्स को देखकर इवल स्माइल करने लगा था, जबकि ये सब कुछ देखकर एसएटजू को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था। उनके फेस के ऊपर गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिसके साथ ही हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते हैं और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय। हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हेलगोट की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, ग्रैंड मास्टर के कहने पर एसएटजू उस खतरनाक डीमन को खत्म करने के लिए डीमन फॉरेस्ट के अंदर आ चुके थे, जहां पे रास्ते में उनका सामना काफी सारे खतरनाक डीमंस के साथ होता है, जिन्हें एसएटजू के डिसेबल्स तो आम डीमंस की तरह ही ट्रीट कर रहे थे। उनके अकॉर्डिंग जो डीमन अच्छा होता था वो लोग उसे छोड़ देते थे और जो इवल अटेंशन रखता था उसे वो लोग वहाँ पे खत्म कर देते थे। लेकिन ग्रैंड मास्टर ऐसे बिल्कुल भी नहीं सोचता था। उसके अकॉर्डिंग डीमन टू डीमन होता है, फिर चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा, इसलिए डीमन को देखते साथ ही तुरंत उसे वहाँ पे खत्म कर देना चाहिए। खैर इसी बीच उन लोगों की मुलाकात एक यंग डीमन वुल्फ के साथ हो जाती है। वो वहाँ पे उन सभी लोगों को डीमन फॉरेस्ट के हर एक खतरे से बचाते हुए अपने फादर के पास ले जाता है और उसका फादर कोई और नहीं बल्कि 12 डिसेबल्स में से ही एक था। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को 5th एलम की डीमन टेरिटरी का सीन दिखाया जाता है, जिससे आप लोग डीमन फॉरेस्ट भी कह सकते हैं, जहाँ पे आर्गो एसएटजू के साथ साथ उनके सभी डिसेबल्स को वहाँ पे अपने फादर यानी कि डीमन लिंगू के सामने लेकर पहुंच चुका था। जो देखकर डीमन लिंगू वहाँ पे अपने बेटे आर्गो की तारीफ करते हुए कहता है तुमने इन सभी लोगों को यहाँ पे लाकर बहुत अच्छा काम किया है, तुम बाकी में ही मेरे सबसे अच्छे वाले बेटे हो। वहीं डीमन लिंगू को देखकर तो बेचारा ग्रैंड मास्टर डर के मारे वहाँ पे थर थर कांपने लगा था। वो वहाँ पे अपनी सोट को बाहर निकालकर घबराते हुए कहता है ये तो वही खतरनाक डीमन लिंगू है। और ये कहते कहते हम देखते हैं कि वो वहाँ पे इतना सारा घबरा जाता है कि वो डर के मारे वहाँ से भागना शुरू कर देता है। लेकिन डीमन लिंगू उसे वहाँ पे इतनी आसानी से कैसे भागने दे सकता था, इसलिए वो वहाँ पे अपनी डिमोनिक एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए ग्रैंड मास्टर को पकड़कर उसे घसीटते हुए अपने पास लाने लगा था। जो देखकर बेचारा ग्रैंड मास्टर वहाँ पे डर के मारे चिल्लाते हुए कहने लगा था प्लीज मेरी मदद करो, कोई छुड़ाओ मुझे यहाँ से। और ये कहकर ग्रैंड मास्टर वहाँ पे लिटिल डीमन आर्गो की तरफ देखते हुए कहता है लिटिल डीमन ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम ही हमें धोखा देकर यहाँ पे ले आए थे। ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा डीमन आर्गो जो कि इन सारी बातों से अनजान था, वो बेचारा वहाँ पे उदास होकर नाम अपना सर हिलाते हुए कहता है नहीं मैंने तो ये कभी भी नहीं सोचा था। वहीं ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डीमन लिंगू वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए उसे कहता है तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो, इसलिए अब मैं तुम्हें बहुत ही भयानक मौत देने वाला हूँ। और जानते हो तुम्हारी बॉडी में सबसे पहले तुम्हारी बॉडी का कौन सा पार्ट मैं खाने वाला हूँ, वो है तुम्हारा दिमाग, जो कि तुमको ज्यादा ही चलाते हो। डीमन लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बेचारा ग्रैंड मास्टर इतना ज्यादा घबरा जाता है कि वो वहाँ पे घबराते हुए कहने लगा था नहीं नहीं प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करना, मुझे मत खाना प्लीज, मैं तुमसे रैम की भीख मांगता हूँ। देखा गाइस, वो ग्रैंड मास्टर जो कि डीमन हंटर बना फिरता था, उसने भी जब अपनी मौत को अपने सामने देखा तो वो सब कुछ भूल गया और अपनी जान बचाने के लिए एक डीमन से रैम की भीख मांगने लगा। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन लिंगू वहाँ पे उसकी बातों के ऊपर कोई भी ध्यान नहीं देता। वो वहाँ पे अपनी डिमोनिक फॉल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए लगातार ग्रैंड मास्टर को घसीटते हुए अपने पास लाने लगा था। इवन हम देखते हैं कि एसएटजू भी उसे वहाँ पे बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। तभी यंग डीमन वुल्फ आर्गो बीच में आते हुए कहता है नहीं फादर रुक जाइए, इन लोगों की कोई भी गलती नहीं है, ये लोग तो बस गलती से यहाँ पे हमारे एरिया के अंदर आ गए थे और मैं ही इन लोगों को यहाँ पे ले आया था, प्लीज इन लोगों को कुछ मत कीजिए, ये सभी लोग तो मेरे ऊपर भरोसा करते हुए यहाँ पे आए हैं। इस बीच हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर वहाँ पे इतनी बुरी तरह से घबरा चुका था कि वो तो सीधा
फैंग के पीछे जाके छुप गया था। जबकि हम देखते हैं कि आर्गो की ये सारी बातें सुनकर डीमन लिंगू उससे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, क्या तुमने अभी थोड़ी देर पहले नहीं सुना था कि ये तुम्हें डीमन बीस्ट कहकर बुला रहा था और साथ ही साथ ये तुम्हें मारने की भी बातें कर रहा था। जिस पे हम देखते हैं कि डीमन आर्गो वहाँ पे अपने पिता को जवाब देते हुए कहता है, फादर मैंने सब कुछ सुना था। जिस पे हम देखते हैं कि डीमन लिंगू उसे जवाब देते हुए कहता है, तो इस सब के बावजूद भी तुम इसे बचाना चाहते हो। अपने फादर डीमन लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डीमन आर्गो उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है, पिछले हजारों लाखों सालों से डीमंस और ह्यूमंस के बीच में इसी तरह से जंग चलते हुए आ रही है और ये जंग इसलिए चलते हुए आ रही है क्योंकि ह्यूमंस को लगता है कि डीमंस बहुत ज्यादा खतरनाक और बुरे होते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। डीमंस अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं, बिल्कुल इंसानों की तरह। और बस यही बात साबित करने के लिए मैं आज इन लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि डीमंस अच्छे भी होते हैं और वो इंसानों के साथ मिलकर उनकी जान भी बचा सकते हैं। डीमन आर्गो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि डीमन लिंगू वहाँ पे नाम अपना सर हिलाते हुए कहता है, अपनी ये बकवास बंद करो क्योंकि हकीकत में ऐसा कुछ नहीं होता। इंसान और डीमंस एक दूसरे को दुश्मन थे, दुश्मन है और हमेशा दुश्मन ही रहेंगे। और ये कहकर वो वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके आर्गो को वहाँ पे साइड पे हटाते हुए कहता है, अब साइड पे हट जाओ, मुझे खत्म करने दो इन सभी को। लेकिन हम देखते हैं कि डीमन आर्गो भी वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने पिता के सामने ही टिक के खड़ा हो जाता है और वो उस खतरनाक अटैक को अपने ऊपर लेते हुए कहता है, तुम लोग घबराना मत, मैं ही तुम लोगों को यहाँ पे लेकर आया था और मैं ही तुम लोगों को यहाँ से सेफली बाहर लेकर जाऊंगा, मेरे ऊपर भरोसा रखना। इस बीच हम देखते हैं कि उसकी हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि जगह जगह से उसकी बॉडी से वहाँ पे खून बहने लगा था, पर उसके बावजूद भी वो वहाँ पे इंसानों की मदद करने के लिए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अनलीश करते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को वहाँ पे टोर्नेडो का रूप दे चुका था। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि अपने बेटे आर्गो को इस तरह से घायल देखकर डीमन लिंगू को भी काफी बुरा लग रहा था। जबकि डीमन आर्गो उस टोर्नेडो का इस्तेमाल करते हुए एसएटजू के साथ साथ बाकी सभी को भी टेलीपोर्ट करते हुए फिफ्थ एलम की एक मार्केट के अंदर लेकर पहुंच जाता है। वहीं उन सभी लोगों को इस तरह से टेलीपोर्ट होते हुए देखकर डीमन लिंगू गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, मेरे बच्चे ये तुमने क्या कर दिया, अपने पिता को ही धोखा दे दिया जिसने तुम्हें पाल पोस के तब बड़ा किया था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लोगों को फिफ्थ एलम की एक वर्मिलियन मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अचानक ही बहुत ज्यादा तेज स्पिरिचुअल एनर्जी अनलीश होती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि मार्केट के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे उन सभी लोगों का ध्यान उसी खतरनाक एनर्जी की तरफ ही चला जाता है। इवन कुछ लोगों को तो वहाँ पे ऐसा लग रहा था कि शायद वहाँ पे डीमंस आ चुके हैं, इसलिए वो सभी लोग अपनी अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भागना शुरू कर चुके थे। लेकिन भागते भागते जब उन लोगों की नजर वहाँ पे अपने ग्रैंड मास्टर के ऊपर पड़ती है तो वो सभी लोग अपनी जगह पे रुकते हुए कहते हैं, नहीं घबराओ मत, ये कोई डीमंस नहीं है बल्कि ये तो हमारे ग्रैंड मास्टर है। जिसमें हम देखते हैं कि बाकी के लोग आपस में बातें करते हुए कह रहे थे, वो सब तो ठीक है लेकिन ये ग्रैंड मास्टर जमीन पे क्यों गिरे हुए हैं, कहीं वो किसी डीमन से पिट के तो नहीं आ रहे। उन लोगों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर को वहाँ पे इतना ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो जल्दी से खुद को संभाल कर अपनी जगह पे खड़ा होते हुए कहता है, अपनी बकवास बंद करो और तुम सभी लोग अपने काम से काम रखो। और ये कहकर ग्रैंड मास्टर वहाँ पे उन सभी के ऊपर अपना रोप झाड़ने के लिए आगे बढ़ जाता है। लेकिन इस बीच हम देखते हैं कि मार्केट के लोगों की नजर आर्गो के ऊपर पड़ जाती है जिसकी हालत वहाँ पे बहुत ज्यादा खराब दिखाई दे रही थी और फैंग वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछ रहा था, लिटिल डीमन तुम ठीक तो हो ना। इस पे हम देखते हैं कि बेचारा आर्गो बहुत ही मुश्किल से जवाब देते हुए कहता है, हाँ फिक्र मत करो मैं ठीक हूँ। जबकि मार्केट के लोग उस यंग डीमन वुल्फ को देखकर ग्रैंड मास्टर से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, ग्रैंड मास्टर आप यहाँ पे खड़े क्यों हैं, ये एक डीमन वुल्फ है, प्लीज जल्दी से जाकर इसे खत्म कर दीजिए और अपने ग्रैंड मास्टर होने का सबूत दीजिए। हालांकि मार्केट के लोगों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि फैंग को वहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि फैंग वहाँ पे तो लोगों से होकर चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग अपनी बकवास बंद करो, ये कोई बुरा डीमन नहीं है और ना ही हम लोगों को इससे कोई खतरा है। और हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ पे फैंग की बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे थे, जो देखकर आर्गो वहाँ पे उदास होकर फैंग को जवाब देते हुए कहता है, ब्रदर आप खामखा इन लोगों को समझाने के ऊपर अपना टाइम ज़ाया मत कीजिए क्योंकि ये लोग मुझे नहीं समझने वाले, आप मुझे समझते हो यही मेरे लिए काफी है। अगर आपने यहाँ पे मेरी साइड लेते हुए इन लोगों को समझाने की कोशिश की तो ये लोग आपसे भी नफरत करना शुरू कर देंगे। आर्गो की ये सारी बातें सुनकर हम देखते हैं कि वहाँ पे एसएटजू के सभी डिसेबल्स को उसके लिए काफी ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि आर्गो ने अपनी जान की परवाह न करते हुए उन सभी को बचाने के लिए उन्हें टेलीपोर्ट करते हुए यहाँ पे लेकर आया था, वो भी अपने फादर के खिलाफ जाकर। इसलिए वो लोग भी वहाँ पे बदले में उसकी कुछ मदद करना चाहते थे। खैर अभी वहाँ पे ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी सामने की तरफ हम देखते हैं कि मार्केट के लोग अचानक से वहाँ पे चिल्लाते हुए कहते हैं, डीमन हंटर्स आ रहे हैं, अब ये डीमन तो पक्का मारा जाएगा। डीमन हंटर्स के आने की बात सुनकर हम देखते हैं कि सभी लोगों का ध्यान सामने की तरफ चला जाता है जहाँ पे एक के बाद एक काफी सारे डीमन हंटर्स आने लगे थे, जो देखकर ग्रैंड मास्टर की फेस के ऊपर भी एक इवल स्माइल आ जाती है क्योंकि अब उसे लग रहा था कि वो इतने सारे लोगों का इस्तेमाल करते हुए वो इस यंग डीमन वुल्फ को पक्का खत्म कर देगा। जबकि हम देखते हैं कि मार्केट के लोग भी लगातार वहाँ पे चिल्लाते हुए डीमन हंटर से कह रहे थे, प्लीज इन्हें खत्म कर दो। इस बीच हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर भी वहाँ पे आगे बढ़ने लगता है कि तभी जिया अपने स्पिरिचुअल स्नेक का इस्तेमाल करते हुए ग्रैंड मास्टर के गले को जकड़ लेती है और उसे वहाँ पे साफ साफ धमकी देते हुए कहती है, जो भी कहना है सोच समझ के कहना, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये गलती तुम्हारी जान की दुश्मन बन जाए। जिया की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घबरा जाता है और घबराते हुए हाँ में अपना सर हिला देता है। जबकि सामने की तरफ हम देखते हैं कि वो सारे डीमन हंटर्स ग्रैंड मास्टर के सामने आते हुए उसे वहाँ पे ग्रीट करते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वो सभी लोग वहाँ पे ग्रैंड मास्टर की तारीफें करते हुए कह रहे थे,
ग्रैंड मास्टर, आपने तो एक डीमन को पकड़कर कमाल ही कर दिया। अब ग्रैंड मास्टर वहाँ पे बहुत बुरी तरह से फंस चुका था। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अब वो उन लोगों को क्या जवाब दे। अगर वो वहाँ पे उस डीमन की साइड लेता तो अब तक उसने जो इज्जत और नाम कमाया था वो एक ही पल में मिट्टी में मिल जाता, और अगर वो वहाँ पे उस डीमन और एसएटजू के डिसेबल्स को धोखा देता तो फिर उसका मरना तय था। और ग्रैंड मास्टर को वहाँ पे इस तरह से सोचते हुए देखकर सभी लोगों का ध्यान वहाँ पे ग्रैंड मास्टर के ऊपर ही था। सभी लोग वहाँ पे ग्रैंड मास्टर के जवाब का इंतजार कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर वहाँ पे अपनी इज्जत और अपने नाम को चुनता है, और वो वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहता है, तुम लोगों ने बिल्कुल सही सुना, इसे मैं ही पकड़ कर यहाँ पे लाया हूँ। और जानते हो तुम लोग मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि मैं इस डीमन को तुम सभी के सामने लाकर खत्म कर सकूं, और तुम सभी के दिल में जो डीमंस के लिए डर है उसे खत्म कर सकूं। ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिटिल आर्गो को वहाँ पे इसके पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, जबकि ग्रैंड मास्टर लोगों की नजरों में अच्छा बनने के लिए अपनी सोट को बाहर निकाल कर आर्गो को ही मारने की कोशिश करता है, जो उसकी जान बचाकर यहाँ पे लाया था। लेकिन हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर वहाँ पे अपने इस गंदे इरादे में कामयाब हो पाता उससे पहले हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पे आगे बढ़ते हुए अपने स्पीयर को उसकी सोट के ऊपर दे मारता है, जो देखकर ग्रैंड मास्टर वहाँ पे गुस्सा होकर और लोगों का फायदा उठाकर फेंग को घूरते हुए कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम यहाँ पे एक डीमन को बचाना चाहते हो? वो डीमंस जो कि हम इंसानों के सबसे बड़े दुश्मन है। जिसपे हम देखते हैं कि फेंग उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, माफ करना यार, मेरा हाथ फिसल गया था। वहीं फेंग और बाकी सभी के लिए कोई मुसीबत ना खड़ी हो जाए, इसलिए हम देखते हैं कि लिटिल आर्गो वहाँ से भागना शुरू कर देता है, जो देखकर बाकी सभी डीमन हंटर्स के साथ साथ ग्रैंड मास्टर भी वहाँ पे आर्गो को पकड़ने के लिए उसके पीछे निकल जाता है। और आर्गो की मदद करने के लिए हम देखते हैं कि फेंग वहाँ पे चिल्लाते हुए ग्रैंड मास्टर से कहता है, रुको, मैं भी तुम लोगों की मदद के लिए आता हूँ। और ये कहकर फेंग भी वहाँ पे उन सभी के पीछे निकल गया था, जिनके जाने के बाद मिस निंगयू आगे बढ़कर एसएटजू से सवाल करते हुए पूछती है, एसएटजू, क्या आपको पहले से ही पता था कि ग्रैंड मास्टर कुछ गड़बड़ करेगा? मिस निंगयू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एसएटजू वहाँ पे कोल्ड टून में उन लोगों को जवाब देते हुए एक बहुत ही ज्यादा गहरी बात करते हैं, भले आप लोगों का दिल साफ हो, लेकिन आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्या गलत है और क्या सही है। और साथ ही साथ अगर आप अपनी लाइफ में कोई फैसला लेते हो तो आपको उसकी रक्षा भी करनी आनी चाहिए, ये नहीं कि लोग क्या कहेंगे ये सोचकर अपना फैसला ही बदल लेना चाहिए। और ग्रैंड मास्टर अभी यहाँ पे बिल्कुल ऐसा ही कर रहा है। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि आर्गो अपनी जान बचाते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ से भागता जा रहा था, जबकि वो डीमन हंटर्स लगातार पीछे से आर्गो के ऊपर अटैक करते हुए कह रहे थे, डीमन, हमने कहा रुक जाओ वरना हम लोग तुम्हें यहीं पे खत्म कर देंगे। लेकिन हम देखते हैं कि आर्गो वहाँ पे उनकी बातों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए अपना पूरा दम लगाकर वहाँ से भागता जा रहा था। इस दौरान हम देखते हैं कि आर्गो की नजर वहाँ पे एक लेडी के ऊपर पड़ती है, और अगर आर्गो से वहाँ पे ना बचाता तो और डीमन हंटर्स का अटैक उसे जाकर वहाँ पे हिट कर जाता। इसलिए हम देखते हैं कि आर्गो वहाँ से भागते भागते उस लेडी को भी बचा लेता है। वो लेडी वहाँ पे आर्गो का शुक्रिया अदा करने ही वाली होती है कि वो उसे एक डीमन देकर उल्टा वहाँ पे अपनी मदद के लिए चलाना शुरू कर देती है, और वो जिनसे मदद मांग रही थी वो डीमन हंटर्स उल्टा वहाँ पे उस लेडी के ऊपर ही अटैक कर देते हैं, बिना इस बात की परवाह किए कि आर्गो के ऊपर हमला करते हुए वो किसी मासूम की भी तो जान ले सकते हैं। लेकिन बेचारा आर्गो इस बात की बहुत ज्यादा परवाह कर रहा था, इसलिए हम देखते हैं कि वो अपनी जान बचाने के साथ साथ आम लोगों को भी वहाँ पे बचाते हुए आगे बढ़ रहा था, जबकि उन डीमन हंटर्स को तो इस बात की कोई भी परवाह नहीं थी कि उनके रास्ते में कौन आ रहा है। उनका सिर्फ एक ही टारगेट था, और वो था आर्गो, जिसे खत्म करने के लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते थे। इसी बीच हम देखते हैं कि आर्गो वहाँ पे एक लेडी को बचाते बचाते बहुत बुरी तरह से फंस जाता है, और वो डीमन हंटर्स उसके ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पकड़ने ही वाले होते हैं कि तभी फेंग वहाँ पे आर्गो की मदद करने के लिए बीच में आ जाता है, जो कि आर्गो को वहाँ से भगा कर अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उन डीमन हंटर्स के ऊपर ही अटैक कर देता है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हो गया था। जबकि हम देखते हैं कि वो डीमन हंटर्स गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए फेंग से कहते हैं, ये तुम क्या कर रहे हो? एक डीमन की मदद कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? जिसपे हम देखते हैं कि फेंग उन लोगों को वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है, अरे यार, मैं तो सामने से उस डीमन के ऊपर ही अटैक करना चाह रहा था, पर मेरा हाथ ही फिसल गया। अब तुम लोगों को तो पता ही है कि मेरा निशाना कितना ज्यादा खराब है। फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो डीमन हंटर्स वहाँ पे गुस्सा होकर चिल्लाते हुए कहते हैं, छोड़ो इसे और अभी के लिए उस डीमन आर्गो के ऊपर ध्यान दो। और ये कहकर हम देखते हैं कि वो सब लोग वहाँ पे एक बार फिर से आर्गो के पीछे निकल जाते हैं। इस बीच हम लोग वहाँ पे ग्रैंड मास्टर को भी देखते हैं, जो कि दूसरी तरफ से आर्गो को पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। लेकिन आर्गो की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि ग्रैंड मास्टर सामने से आने के बावजूद भी आर्गो को नहीं पकड़ पाता। इस बीच हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर की नजर एक छोटे से बच्चे के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे रोते हुए चिल्ला रहा था, फादर आप कहाँ गए? आप छोड़कर मुझे कहाँ चले गए हो? प्लीज आकर मुझे बचा लो। उस बच्चे को देखकर हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर के फेस के ऊपर एक इविल स्माइल आ जाती है, और वो जल्दी से वहाँ पे अपनी सोर्ड आर्ट फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लेता है। और क्योंकि ग्रैंड मास्टर जानता था कि वो सीधी तरह से आर्गो को नहीं पकड़ सकता, इसलिए हम देखते हैं कि वो वहाँ पे अपने सोर्ड आर्ट फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए बेचारे उस मासूम से बच्चे के ऊपर अटैक कर देता है। पर आर्गो ऐसा कैसे होने दे सकता था? वो एक मासूम की जान कैसे जाने दे सकता था सिर्फ उसके लिए? इसलिए हम देखते हैं कि आर्गो जल्दी से वहाँ पे अपनी डीमन वुल्फ फार्म में आ जाता है, और अपनी डीमन फार्म में आने के बाद हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उस बच्चे के सामने आके खड़ा हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो ग्रैंड मास्टर के सारे हमलों को अपने ऊपर लेने लगा था। जबकि हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर वहाँ पे अपनी मल्टीपल स्पिरिचुअल सोर्स का इस्तेमाल करते हुए लगातार न सिर्फ उसके ऊपर हमले कर रहा था, बल्कि वहाँ पे मौजूद मासूम लोगों के ऊपर भी हमले करता जा रहा था। पर फेंग ऐसा कैसे होने दे सकता था? इसलिए हम देखते हैं कि फेंग अपने स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को डिस्ट्रॉय
करता जा रहा था। जबकि इस बीच हम देखते हैं कि बाकी के डीमन हंटर्स भी मौके का फायदा उठाकर एक हंटिंग जाल का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पे आर्गो के ऊपर फेंक देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि डीमन आर्गो वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से फंस चुका था। आर्गो को वहाँ पे इस तरह से फंसते हुए देखकर फैंग वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, आर्गो फिक्र मत करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। लेकिन ये कहकर फैंग वहाँ पे आर्गो को बचाने के लिए उसके पास जा पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर वहाँ पे एक बहुत ही कमीनी चाल चलते हुए उन सारे डीमन हंटर्स को लेकर वहाँ पे फैंग के सामने आते हुए कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे होते हुए हमारे सामने एक डीमन की मदद कर रहे हो, और अगर तुम यहाँ पे आकर डीमंस की मदद कर रहे हो तो इसका तो मतलब हुआ कि तुम हमारे पूरे फिफ्थ रियलम के दुश्मन हो। ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम एसएटजू के डिसेबल हो, महान एसएटजू के, और तुम उनके डिसेबल होते हुए ये सब कर रहे हो। इस बीच हम देखते हैं कि आर्गो जो कि वहाँ पे वापस से नॉर्मल हो चुका था, वो गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, तो फिर तुम किस तरह के इंसान हो? तुम लोग मुझे पकड़ने के लिए इतना ज्यादा गिर चुके थे कि अपने इंसानों के ऊपर हमला कर रहे थे। आखिर इस समय उसकी क्या गलती थी जो तुम उस छोटे से बच्चे के ऊपर अटैक कर रहे थे? जिसपे हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर वहाँ पे केवल स्माइल करते हुए कहता है, अगर इस सब में वो बच्चा मारा जाता तो ये तो उसके लिए और उसके माता पिता के लिए बहुत बड़ी फख्र की बात होती कि वो एक खतरनाक डीमन को पकड़वाते हुए मारा गया। इस बीच हम देखते हैं कि उस बच्चे का फादर जल्दी से अपने बेटे को लेकर वहाँ से भाग जाता है। इस बीच हम देखते हैं कि डीमन लिंगो भी वहाँ पे पहुंच चुका था, जो कि ये सब कुछ देखकर गुस्सा होते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है अब तुम इंसानों की हकीकत के बारे में पता चल गया होगा। इंसान बहुत ही ज्यादा बेवकूफ, स्वार्थी, डरपोक और मतलबी होते हैं। ये लोग अपने मतलब के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, इसलिए इंसानों के ऊपर कभी भी यकीन मत करो। और ये कहकर डीमन लिंगो वहाँ पे अपने बेटे आर्गो को बचाने के लिए अटैक करने ही वाला होता है कि तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल डिवाइन स्पीचर और फैलना शुरू हो जाता है। और इसी के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे एसएटजू की आवाज गूंजती है, जो कि कोल्ड टून में कहते हैं डिस्ट्रॉय। और एसएटजू कैसा कहते हैं, हम देखते हैं कि वहाँ पे आर्गो के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी गिरती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि वो हंटिंग जाल वहीं पे डिस्ट्रॉय हो गया था और आर्गो आजाद होते हुए भागकर वहाँ पे एसएटजू के पीछे आ जाता है। और आर्गो को बचाने के बाद हम देखते हैं कि एसएटजू वहाँ पे कोल्ड टून में अपने सभी डिसेबल्स से कहते हैं, टैलेंटेड के डिसेबल्स, तुम लोग जो भी करना चाहते हो जाके करो, मैं भी देखता हूँ तुम लोगों के रास्ते में कौन आता है। एसएटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर वहाँ पे एक बार फिर से कमीनी चाल चलते हुए आगे बढ़कर वहाँ पे एसएटजू से कहता है, एंसेस्टर क्या आप इस डीमन की मदद करना चाहते हो? अगर आज आप यहाँ पे इस डीमन की मदद करते हो तो मैं पहले ही आपसे कह देता हूँ पूरा का पूरा फिफ्थ रियलम आपका दुश्मन बन जाएगा। ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिर्चूचू वहाँ पे आगे बढ़कर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है, ओ तो अपने लोगों को देखकर अब तुम्हें इतनी ज्यादा हिम्मत आ चुकी है कि तुम एंसेस्टर को अब अपना दुश्मन बनाना चाहते हो। वाकई में इंसान बहुत ज्यादा मतलबी होते हैं। तभी हम देखते हैं कि बर्निंग क्रो भी आगे बढ़कर वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, कमीने बुढ़ाऊ कहीं के, तुमने अपनी शक्ल देखी है? तुम मेरे बॉस को अपना दुश्मन बनाओगे? मेरे बॉस से पूरा हेवन घबराता है और तुम मेरे बॉस को अपना दुश्मन बनाने की बात कर रहे हो। तुम्हें पता भी है कि इसका क्या अंजाम होगा। वैसे सच कहूँ तो तुम तो इस काबिल भी नहीं हो कि एसएटजू तुम्हें अपना दुश्मन माने। उन लोगों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि ग्रैंड मास्टर वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वो गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, क्या क्या कहा तुम लोगों ने? तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? ग्रैंड मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि फैंग भी वहाँ पे गुस्सा होकर जवाब देते हुए कहता है, कमीने इंसान कहीं के, अगर उस समय आर्गो ने तुम्हारी मदद ना की होती तो अब तक डीमन लिंगो तुम्हें खा चुका होता। पर तुम तो एहसान फरामोश हो, जो कि एहसान के बदले में अपने सेवियर को ही धोखा दे रहे हो। तुम्हारे जैसे कमीने लोगों ने इंसानियत का मजाक उड़ा रखा है, जो कि बस लोगों को दिखाने के लिए अच्छे बनते हो, वरना तुम लोगों से ज्यादा ईवल और कोई नहीं होता। सबसे ज्यादा इंसानियत को खतरा तुम लोगों की वजह से हो रहा है, ना कि डीमंस की वजह से। वहीं सामने की तरफ हम देखते हैं कि फैंग की ये सारी बातें सुनकर डीमन हंटर्स वहाँ पे ग्रैंड मास्टर की साइड लेते हुए कहते हैं, ग्रैंड मास्टर सिर्फ कहने को ग्रैंड मास्टर नहीं है, बल्कि वो हमारे पूरे फिफ्थ रियलम के ग्रैंड मास्टर है। अब तक उन्होंने न जाने कितने ही डीमंस को मौत के घाट उतारा है, और तुम लोग कह रहे हो कि इस लिटिल डीमन ने हमारे ग्रैंड मास्टर की जान बचाई है। क्या मजाक है? उस डीमन हंटर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी सभी लोग भी उसके हाँ में हाँ मिलाते हुए कहते हैं, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये लोग पक्का झूठ बोल रहे हैं। और भला एक मामूली सा डीमन इंसान को बचाएगा क्यों? और वैसे भी डीमंस तो डीमन होते हैं, उन्हें देखते ही खत्म कर देना चाहिए। इसलिए अब इस डीमन को भी यहाँ पे मरना होगा। और क्योंकि तुम लोग इस डीमन को बचा रहे हो, इसलिए तुम लोग भी हमारे फिफ्थ रियलम के गुनहगारों में शामिल हो चुके हो, यानी कि तुम लोग भी हमारे फिफ्थ रियलम के बहुत बड़े दुश्मन बन चुके हो, जिसके चलते अब तुम लोगों को भी यहाँ पे मरना होगा। उन लोगों की ये बातें सुनकर हम देखते हैं कि एसएटजू अचानक से वहाँ पे अपनी डिवाइन सुप्रीम एनर्जी को अनलीश करते हुए आगे बढ़कर वहाँ पे कोल्ड टून में कहते हैं, इंसानों और डीमंस दोनों को हेवन एंड अर्थ ने मिलकर बनाया है, और दोनों को यिन यांग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए बनाया गया है। इसलिए इंसान और डीमंस दोनों एक बराबर हैं, कोई भी एक दूसरे से बड़ा नहीं है। रही बात अच्छे बुरे की, तो ये डीमंस और इंसानों दोनों के दिल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अच्छा है या फिर बुरा। अच्छाई और बुराई का डीमंस और इंसानों से कोई मतलब नहीं है। इस बीच हम देखते हैं कि जैसे जैसे एसएटजू वहाँ पे आगे बढ़ रहे थे, उनके हर एक कदम के साथ जमीन में क्रैक्स आते जा रहे थे। वही एसएटजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो बुढ़ाऊ ग्रैंड मास्टर गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है, नहीं तुम गलत हो, डीमंस को बस इवल इंटेंशन के लिए बनाया गया था, ताकि ये लोग दुनिया में आकर बुराई फैला सके। डीमंस का मतलब है बुराई और इंसानों का मतलब है अच्छाई। तो फिर भला तुम इन घटिया डीमंस को, जिन्हें बुराई का प्रतीक माना जाता है, उन्हें इंसानों के साथ कैसे मिला सकते हो? ग्रैंड मास्टर की
ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस लिंगू आगे बढ़ते हुए उसे कहती है, इसका जवाब मैं तुम्हें देती हूँ। देखो अब ये एक डीमन है और इसने तुम्हारी जान बचाने के लिए अपने फादर तक का मुकाबला किया, जबकि तुम एक इंसान हो और तुम एक डीमन को पकड़ने के लिए इस हद तक गिर गए कि तुमने अपने ही लोगों का सहारा लेते हुए इसे पकड़ने की कोशिश की, जबकि ये बेचारा डीमन तो तुम्हारे ही लोगों को बचा रहा था, इसलिए तुम डीमन से भी ज्यादा घटिया हो। मिस लिंगू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बर्निक्रो भी आगे बढ़कर वहाँ पे उसे गालियां देते हुए कहता है, और सच कहूँ तो तुम्हारे जैसा कमीना और घटिया इंसान तो आज तक मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। खैर अभी बर्निक्रो वहाँ पे सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि आसपास का पूरा माहौल वहाँ पे बदलना शुरू हो जाता है। चारों तरफ ब्लडी ऑरा फैलना शुरू हो गया था, जो कि धीरे धीरे वहाँ पे सब कुछ खत्म करता जा रहा था। तभी वहाँ पे खतरनाक आवाज गूंजती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि डीमन लिंगू की ही थी, जो कि वहाँ पे चिल्लाते हुए कह रहा था, तुम लोग काफी अच्छा भाषण दे लेते हो। इसी के साथ ही हम देखते हैं कि जमीन वहाँ पे फटना शुरू हो जाती है और देखते ही देखते एसएटजू और उनके डिसेबल्स को छोड़कर बाकी सभी लोग नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं, जो कि सभी लोग वहाँ पे नीचे गिरते हुए एक ब्लडी डीमन रिवर के अंदर पहुंच जाते हैं। और ये सब किसी और ने नहीं बल्कि डीमन लिंगू ने किया था, जो कि वहाँ पे उन सभी इंसानों को डार्क ब्लडी रिवर के अंदर डालकर उन्हें वहाँ पे तड़पा रहा था। और जैसे डीमन लिंगू वहाँ पे सामने आता है तो आर्गो भागकर अपने फादर के पास चला जाता है, जो देखकर हम देखते हैं कि डीमन लिंगू भी प्यार से उसके सर को सहलाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डीमन लिंगू वहाँ पे एसएटजू की तरफ देखते हुए कहता है, तुम्हारी जजमेंट वाकई में काफी ज्यादा अच्छी है। और ये कहकर वो वहाँ पे ग्रैंड मास्टर और बाकी सभी लोगों की तरफ देखते हुए कहता है, रही बात तुम लोगों के दिल पूरी तरह से ईवल हो चुके हैं, इसलिए अब तुम लोगों को जीने का कोई हक नहीं है। और ये कहकर डीमन लिंगू वहाँ पे उन सभी इंसानों को खत्म करना शुरू कर देता है, जबकि ग्रैंड मास्टर और कुछ डीमन हंटर्स वहाँ पे अपनी फ्लैंक स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए खुद को बचाते हुए ऊपर हवा में आ जाते हैं। पर वो ब्लडी रिवर वहाँ पे उन सभी लोगों को दोबारा खींचकर अपने अंदर ले आती है और बिल्कुल किसी एसिड की तरह उनकी बॉडी को वहाँ पे जलाना शुरू कर देती है। इवन ग्रैंड मास्टर तो वहाँ पे बहुत ही बुरी मौत मार रहा था और मरते मरते वो वहाँ पे एसएटजू को देखकर चिल्लाते हुए कहता है, एसएटजू प्लीज हमें बचा लो। और उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे दर्द के मारे उन सभी लोगों की चीखें सुनाई देने लगती है, जो देखकर डीमन लिंगू वहाँ पे खुश होते हुए कहता है, तुम्हारी इन दर्द भरी चीखों को सुनने का एक अलग ही मजा है। लेकिन अभी डीमन लिंगू वहाँ पे खुश होते हुए सब कुछ कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एसएटजू अपनी टाइम एंड स्पेस पावर का इस्तेमाल करते हुए एक चुटकी बजा देते हैं, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ स्पिरिचुअल ऑरा फैलना शुरू हो गया था। और देखते ही देखते वहाँ पे सब कुछ पहले की तरह ठीक होना शुरू हो जाता है। और देखते ही देखते वो सभी लोग दोबारा से वहाँ पे उसी मार्केट में पहुंच जाते हैं जहाँ पे थोड़ी देर पहले वो लोग खड़े थे। और जैसे सब कुछ ठीक होता है तो डीमन लिंगू गुस्सा होकर वहाँ पे एसएटजू को देखकर चिल्लाते हुए कहता है, जू यंग आखिर तुम ये सब क्या कर रहे हो, तुम हो किसकी साइड पे। जिसमें हम देखते हैं कि एसएटजू उसे वहाँ पे कोई जवाब नहीं देते, वो उसे वहाँ पे कॉल टून में कहते हैं, तुम्हारा सीक्रेट ट्रायर कहाँ है। और एसएटजू कैसा कहते हैं, हमारा ये कमाल का एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।